हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल। हाँ भाई, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अरे हाँ, खुश रहे बेटा, खुश रहे। खुश रहो। गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है ना? तो चलो, रिवीजन कराना था आज मुझे, ठीक है। और रिवीजन करा के मुझे आगे बढ़ना है। और मैंने कहा ना कि हर चैप्टर के लिए मैंने एक सिस्टम बना रखा है कि इतने लेक्चर में ये चैप्टर मुझे कराना है। एनसीईआरटी पर कमांड करानी है। और बहुत सारे क्वेश्चंस की मुझे प्रैक्टिस भी करानी है। यस। और कई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, उनमें अलग से प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आना है मुझे, ठीक है? हाँ। जैसे ह्यूमन फिजियो में जो एंडोक्राइन वाला चैप्टर है ना, उसका मैं क्योंकि 4 क्वेश्चन आए एक साल के अंदर उससे, ठीक है। तो अलग से प्रैक्टिस सेशन भी होगा उसका, ठीक है। बायोटेक का अलग से प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का अलग से प्रैक्टिस, मतलब एक तो मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ अलग से, मतलब मुझे एक टारगेट लेके चल रहा हूँ, मुझे इतने 1000 क्वेश्चन क्लास में ही कराने हैं, इंक्लूडिंग पीवाईक्यू, ठीक है। और पीवाईक्यू सेशन मैं हमेशा क्लास के एंड में रखूंगा, जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद उस चैप्टर के एक साथ पूरे पीवाईक्यू 10 ईयर के, ये मैंने कुछ बनाया है सिस्टम, ठीक है। हाँ, तो उस सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूँ। तो मैंने कुछ टारगेट बनाए हैं कि मुझे सारे पीवाईक्यू कराने हैं और ढेर सारे क्वेश्चंस मुझे कराने हैं, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ, और साथ में डोपा जूलॉजी का भी लगभग प्रिंट हो गया है, क्योंकि कल मैसेज आया था, सर फाइनल है, मतलब फाइनल उस पर है। मैंने ठीक है, मैंने पूछा था। तो जूलॉजी बॉटनी बॉटनी का भी लगभग फाइनल ही है, ठीक है। तो ये दोनों आपके डिस्पैच हो जाएंगे, जिन बच्चों ने इन्फिनिटी लिया है। बाद बाकी के बच्चे डोपा ले सकते हैं, डोपा बहुत अल्टीमेट है, ठीक है। डोपा और नीट एडवांस का कॉम्बिनेशन अल्टीमेट है, ऐसे मानो, ठीक है। कि जूलॉजी में मैंने बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन बनाया है कि मल्टी ऑप्शंस, मल्टी कंसेप्ट, नीट एडवांस, ठीक है। और जो नॉर्मल क्वेश्चन जो मैक्सिमम आते हैं, ठीक है, मतलब एडवांस लेवल करना है यहां से, और नीट वाला पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से कवर करना है तो यहां से, दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने जबरदस्त तैयार किया है। मजा आएगा आपको, ठीक है। चलो, अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, दोनों ही टॉपिक बहुत हाई वेटेज टॉपिक है, बता दूं मैं, ठीक है। और इससे 1 क्वेश्चन 100% ऐसे मैं हर बार लिखता हूं, हर बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटी से, ठीक है। और ये बहुत कंसेप्चुअल है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इससे भी क्वेश्चन आता है, तो उसको थोड़ा कंसेप्चुअल कराऊंगा। जैसे अच्छा, ये जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी भी मंथन ज्वाइन कर लिया है पर इस फॉर्म को फिल नहीं किया, तो प्लीज इस फॉर्म को फिल कर लेना, ठीक है। सबमिट कर देना, स्कैन करके एक फॉर्म आएगा, उसको फिल करके सबमिट करना है, ठीक है। दूसरा, जितने भी बच्चे मंथन के हैं, कोई बच्चा रह ना जाए भाई, अपने इस घर में आ जाओ, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा घर है, यानी तुम्हारा चैनल है, ठीक है, तुम्हारे बैच का चैनल है, इस पर सारे बच्चों की प्रेजेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ पर ज्वाइन कर लो जो अभी नहीं किए हैं। ये 2 कंपलसरी हैं, मैंडेटरी हैं सारे बच्चों के लिए। आगे आ जाओ। रिवीजन की बात चल रही है, मैं ह्यूमन वाले पार्ट से रिवीजन करा रहा हूं। उससे पहले तो मैंने क्या कराया था, बेसिक कराया था। बेसिक का मतलब है रेस्पिरेशन क्या होता है, और डिफरेंट एनिमल में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं, जो किस पर बेस्ड हैं। अब मैं करता हूं ह्यूमन रेस्पिरेशन। अगर ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करता हूं, तो हमारे पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक को हमने 2 जोन में डिवाइड किया है। पहली जोन थी कंडक्टिंग जोन, और दूसरी जोन है रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। तो कंडक्टिंग जोन कहां से स्टार्ट होती है? 1 पेयर नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल कितने होते हैं? 1 पेयर होते हैं। यहां से स्टार्ट होते हैं, कहां खुलते हैं? नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर ये कहां खुलता है? इंटरनल नॉस्ट्रिल। ये कहां खुलता है? फेरिंग्स। फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड, ठीक है। ये कॉमन जगह है, यहां से खाना एंटर इसमें भी करता है, यहां से एयर पाइप भी है, फूड पाइप भी है, सारे के सारे यहां पर कॉमन पैसेज है, ठीक है। अब यहाँ एक हैंग करता हुआ दिखता है, यू बुल्ला, लटकता हुआ, कभी शीशे में मुंह खोल के देखना, लटकता हुआ दिखेगा। ये इंटरनल नॉस्ट्रिल को बंद करने का काम करता है। जब खाने को निगलते हो तो ये यहां बंद कर लेता है, ये यहां बंद कर लेता है। बस आपकी एक ओपनिंग खुली मिलती है, ईसोफेगस, सीधा खाना ईसोफेगस में चला जाता है। कभी कभी कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो नाक से निकल आती है, क्यों? क्योंकि ये यू बुल्ला उसको प्रॉपर बंद नहीं कर पाता, झाग तेजी से नाक से निकल आते हैं, ठीक है। अब आ जाओ। 2 ट्रैक हैं, एक ट्रैकिया और एक ईसोफेगस। ट्रैकिया की ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस, और ईसोफेगस की ओपनिंग को बोलते हैं गलिट। ग्लॉटिस को ढकने के लिए होता है एपीग्लॉटिस। इट इज अ कार्टिलेजिनस थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। फिर से बोल रहा हूं, थिन, थिक नहीं है, इलास्टिक फाइब्रस नहीं है, कार्टिलेजिनस बोनी नहीं है, फ्लैप, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन चेंज करेगा।
फिर से बोल रहा हूं, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, यहां पर भी लिख देता हूं मैं। एपिग्लोटिस क्या होता है? थिन होता है, इलास्टिक होता है, कार्टिलेजिनस होता है, फ्लैप होता है। थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप एपिग्लोटिस, ठीक है। फिर मैं ट्रैकिया की बात करता हूं। ट्रैकिया के स्टार्टिंग वाले पार्ट पर एक कार्टिलेजिनस बॉक्स भी देखने को मिलता है, इसको लैरिंग्स बोलते हैं या साउंड बॉक्स भी बोल सकते हो, ठीक है। और ये आगे ट्रैकिया में खुलता है। ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है जो मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड करती है, मिड थोरेसिक कैविटी तक, और यहां जाकर के T5 रीजन से लेफ्ट और राइट दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, ब्रोनकाई के अंदर। क्लियर बिल्कुल। इसको सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि ऊपर वाले मैक्सिमम पार्ट को सपोर्ट देने के लिए शी शेप, कैसे, शी शेप हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, शी शेप हाइलिन कार्टिलेज होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं डॉर्सली, क्योंकि आगे वेंट्रल साइड होती है तो क्या होगी, ट्रैकिया, यहां से तो कंप्लीट होंगे, पर ईसोफेगस इसी चिपकी हुई है ना, तो पूरा कंप्लीट रिंग तो बन ही नहीं सकती, तो पीछे की साइड यानी डॉर्सल साइड पर इनकम्प्लीट रिंग होती है, ठीक है, डॉर्सली। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फाइनली हम आ गए थे, ये एनसीईआरटी का डायग्राम हो गया, ये हमारी पूरी रीढ़ की हड्डी हो गई, ठीक है, C7H12L5S1C1, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सैक्रल और 1 कॉकैक्स या कॉक्सीजियल, ये हड्डियां होती हैं, जिसमें थोरेसिक में 5वें नंबर की थोरेसिक के सामने से ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, T5 रीजन बोलते हैं। ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई एट 5th थोरेसिक वर्टिब्रा। स्टार्टिंग में एपिग्लोटिस मैंने समझाई दिया है, साउंड बॉक्स लैरिंग समझाई दिया है, ट्रैकिया समझाई दिया है मैंने, ठीक है, और लेफ्ट और राइट ब्रोनकाई में टूट रही है, समझ में आई गई, प्राइमरी ब्रोनकाई है ये, ठीक है, फिर सेकेंडरी टर्शरी ब्रोनकाई, फिर ब्रोनक्यूल, फिर एल्वुलर सैक और एल्वुलाई, जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। लंग्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। लंग्स चारों तरफ से थोरेसिक चैम्बर के अंदर होते हैं। थोरेसिक चैम्बर का देखोगे एक पार्ट होता है कट एंड ऑफ रिब्स, ठीक है। राइट लंग्स थोड़ा बड़ा होता है, लेफ्ट छोटा होता है, इसमें 1 2 3 लोब होते हैं, इसमें 1 2 लोब होते हैं। इन लोब्स को बनाने के लिए फिशर होते हैं, सेप्टम, ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल सेप्टम, और ये हो गया कैसा, ऑब्लिक, ऑब्लिक सेप्टम, यहां भी ऑब्लिक होगा पर ट्रांसवर्स यही होगा। कार्डिक नॉच ओनली लेफ्ट में होती है और ऑब्लिक सॉरी ट्रांसवर्स फिशर या सेप्टम ओनली राइट में होता है, लोब्स दोनों में होते हैं। क्लियर है बिल्कुल। नीचे डायफ्राम हो गया, ये हार्ट हो गया, क्लिंच फिस्ट, बंद मुट्ठी जैसा, ठीक है। और कवरिंग ऑफ लंग्स की बात करता हूं तो आउटर प्लूरा, इनर प्लूरा, और बीच में भरा होता है प्लूरल फ्लूइड, इट इज अ कवरिंग ऑफ लंग्स। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे कवरिंग के अंदर मैंने बताया भी था, जो फ्लूइड भरा हुआ आता है होता है बेटा, ये फ्लूइड का काम क्या है, ये फ्रक्शन को रिड्यूस करता है, रिड्यूस फ्रक्शन, और दोनों मेम्ब्रेन को सटा के रखता है। इसमें ध्यान रखना है, जो लेयर ऑर्गन से सटी हुई है, अटैच्ड है, ठीक है, पहले सटा टर्म मुझे नहीं आता था, ठीक है, जब मैं पटना गया, मतलब बिहार गया, तो वहां पर लोग जो नजदीकी वाली चीज उसको सटा हुआ बोलते हैं, ठीक है, तो वहां से सीख गया मैं सटा हुआ, ठीक है, जो अटैच मतलब जो लंग से अटैच है, ठीक है, उसको हम विसरल बोलते हैं, जो लंग से दूर है पराइटल साइड में, उसको पराइटल प्लूरा बोलते हैं, ठीक है। तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर आगे हम बढ़ गए थे। अच्छा, रेस्पिरेटरी ट्री की बात करते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्री में मैंने बताया था कि एक ट्री जैसा स्ट्रक्चर होता है, डायमीटर हमेशा कम होता जा रहा है, ट्रैकिया का डायमीटर सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोनकाई का डायमीटर और कम हो गया, फिर ब्रोनक्यूल, इनिशियल टर्मिनल ब्रोनक्यूल, और फिर चालू होते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल, जहां से डिफ्यूजन चालू हो जाता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल से डिफ्यूजन चालू हो जाता है। रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल डक्ट में खुलते हैं, इसको बोलते हैं एल्वुलर डक्ट, जिनसे बड़े बड़े चैम्बर अटैच्ड होते हैं, इनको बोलते हैं क्या, एल्वुलर सैक, जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर के मिलने से बनते हैं, इनको बोलते हैं एल्वियोलाई, इट इज अ यूनिट ऑफ लंग्स, ठीक है। इसके बाद मैंने उसको इस तरीके से समझाया था कि पूरा आपका रेस्पिरेटरी ट्री है, ट्रैकिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ब्रोनकाई, इनिशियल टर्मिनल रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल, देन एल्वुलर डक्ट और एल्वुलाई, जिसमें शी शेप हाइलिन कार्टिलेज ट्रैकिया में मिलेंगे, इन तीनों ब्रोनकाई में मिलेंगे, इनिशियल ब्रोनक्यूल तक मिलेंगे बस, टर्मिनल ब्रोनक्यूल में नहीं मिलते, उसके आगे तो पॉसिबल ही नहीं है, इनिशियल ब्रोनक्यूल तक मिलेंगे शी शेप हाइलिन कार्टिलेज। इसमें ट्रैकिया से लेकर के टर्मिनल ब्रोनक्यूल, यानी रेस्पिरेटरी चालू हो गया तो वहां से रेस्पिरेटरी जोन, टर्मिनल ब्रोनक्यूल तक कंडक्टिंग जोन है, क्योंकि यहां पर बहुत थिक एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एयर का डिफ्यूजन पॉसिबल नहीं है, ओनली कंडक्शन ऑफ एयर होता है, सो इट इज कॉल्ड कंडक्टिंग जोन। यहां रेस्पिरेटरी जोन है क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ एयर स्टार्ट हो जाता है।
कंडक्टिंग जोन की बात करता हूँ, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंकियल तक सिंपल कॉल्यूमिनार सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, जो म्यूकस को रिलीज करते हैं और सीलिया म्यूकस को यूनी डायरेक्शनल अंदर से बाहर की तरफ ऑलवेज मूव करते रहते हैं। रेस्पिरेटरी जोन बहुत पतली होती है, मतलब बहुत थिन एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, सिंपल स्क्वैमस, डिफ्यूजन ऑफ एयर हो जाता है। ये मैंने बताया ट्रैकिया से लेकर के इनिशियल ब्रोंकियल तक मिलते हैं। अब कंडक्टिंग जोन में म्यूकस भी है, कंडक्टिंग जोन में सीलिया भी है और थिक एपिथेलियल टिश्यू है। तो इसका मेन काम क्या है? कंडक्शन ऑफ एयर, समझे? लाइट थोड़ी ज्यादा है तो लाइट में एक कम कर देता हूं। अब ठीक है लाइट, अब लाइट ठीक है। अच्छा, टाइप 1 टाइप 2 निम्बोसाइड अब याद नहीं रखने, वो मेडिकल टर्म थे पहले। एक्चुअल में क्या होता था ना, हाँ पहले के टाइम पर मैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी बहुत यूज करता था, ठीक है। तो अब मेडिकल टर्मिनोलॉजी में यूज नहीं करता, अब मैं नीट पर फोकस कर रहा हूँ, मतलब कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी थी वो मैंने हटा दी है। हाँ, अब मैं मैंने क्या कुछ चीजें कंक्लूड की हैं जहां से। हाँ कोई नहीं यार, सर्वेश सर एक्चुअल में है नहीं, ठीक है, तो उनकी जगह तरुण सर ले रहे हैं। और फिर तरुण सर भी आगे जाकर के शायद एक दो दिन के लिए उनको भी लीव की रिक्वायरमेंट अगर हो, शायद मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ थोड़ा सिलेबस सेट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, जिससे कि चीजें हमें क्या करना है ना, सिलेबस बैलेंस करके चलना है। हाँ, ओके, तो बिल्कुल टेंशन मतलब एकदम बढ़िया तरीके से चलेगा। हाँ, तो टीचर थोड़ा अपना सिलेबस जो हमने एक्चुअली प्लानर बनाया है, इस प्लानर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है हर टीचर को। स्ट्रिक्टली फॉलो का मतलब है जो एंड डेट है वो एंड डेट होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, वो एंड डेट फॉलो करनी है सबको। यस, पर टेंशन मत करो, ठीक है। जूलॉजी मस्ती से पढ़नी है, मैं 2.5 घंटे 3 घंटे की क्लास कभी लूंगा ही नहीं, ठीक है, 1.5 पौने 2 घंटे मैक्सिमम, ठीक है। मेरी क्लास में तुम बस, मैंने एक चीज सीखी है, ज्यादा मत करो, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे नहीं करना। हमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। मतलब ये तो छोटी सी चीज है, मतलब नीट का एग्जाम, तुम बड़े से बड़े पर्वत को तोड़ सकते हो अगर कंसिस्टेंसी तुमने मेंटेन करी। तुम्हें कंसिस्टेंसी की पावर शायद पता नहीं है, मतलब कंसिस्टेंसी की पावर समझते हो? मतलब पत्थर के अंदर भी मतलब कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं गांव में था, तो छोटा था तो कुएं से पानी भरा जाता था, तो मुझे याद है ये एक नया कुआं खुदा था, मतलब खोदा गया था तो पानी निकल आया था बहुत पास में। तो वहां पर पत्थर का एक वो बनाया गया था, एक वो उस तरीके से सर्किल लोहे की छड़ में डाल दिया गया था कि भैया रस्सी डालनी है तो पानी, मतलब ट्रेंड था, पर मीठा पानी होता था कुएं का, ठीक है। तो हल्की सी दरार बनाई गई थी उसके अंदर, ठीक है, बहुत हल्की सी, मतलब से रस्सी टिक जाए बस, कि स्टार्टिंग में था। तो लेकर के चल गए। मैं कई साल बाद जब गाँव गया, बड़ा हो गया तब, तो वो कुआं अभी भी है पर अब लोग यूज नहीं करते, अब हैंड पाइप आ गया है वहां पर वो पत्थर जो था ना, वो उसकी दरार बहुत गहरी हो चुकी है, मतलब बहुत गहरी। तो मैंने, भाई इतनी गहरी किसी ने की है ना? रस्सियां, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से रस्सी उसके ऊपर घूमती रही घूमती रही घूमती रही, पत्थर कटता चला गया कटता चला गया कटता चला गया और दरार गहरी होती चली गई। सिंपल सी बात है। कंसिस्टेंसी की पावर इतनी तगड़ी पावर होती है, मैं क्या बताऊं, ठीक है। मतलब कंसिस्टेंसी का मतलब लगातार सेम गति से, ठीक है। मैंने एक दिन अपने बच्चे को समझाने के लिए वो लेंस मंगाया था सन में दिखाने के लिए। मैंने कहा तू ट्यूब में बैठा है? नहीं, यहाँ बैठा हूँ। तो धूप से तेरे शरीर जल तो नहीं रहा? नहीं जल रहा। किताबें जल रही है? नहीं जल रही। देख अभी जलाता हूँ, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, उस लेंस को लगाया, तुम तो जानते ही हो, सिंपल है पर बहुत समझने वाला है, ठीक है। तो छोटा बच्चे हैं ना, बच्चों, और ये तो आग लगी पेपर के अंदर। मैंने, यस, आपने क्या किया? दो काम किए, फोकस किया, ठीक है, आपने लाइट को, सनलाइट को एक जगह, जो स्प्रेड थी लाइट को, फोकस कर दिया और कंटिन्यू मेंटेन करके रखा उस फोकस को, जल गया पेपर। तो ये समझना कि कभी बहुत तेज कभी बहुत स्लो, ठीक है, से नहीं होगा। आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलो। जैसे अभी जुनून है बच्चों के अंदर जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है, हाँ अभी तो बहुत पढ़ोगे तुम, अभी देखो अक्टूबर आने दो, तुम्हारा जुनून ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है। तो वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अक्टूबर आने वाला है 2-3 महीने बाद। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना शुरू से लेकर लास्ट तक। मैं लास्ट ज्यादा नहीं कर रहा, सिर्फ फरवरी की बात कर रहा हूं, मिड फरवरी तक कंसिस्टेंसी जो मेंटेन कर गया, गारंटी मैं ले रहा हूं उसकी एक सीट है। ना बहुत ज्यादा पढ़ो ना बहुत कम पढ़ो, एक जितना पढ़ो पर उतना पढ़ो। लिख लो कि मैं 5 घंटे सेल्फ स्टडी करूंगा सर के पढ़ाने के बाद,
सारे टीचर पढ़ाते हैं उसके बाद, अगर तुम ये मेंटेन कर ले गए, वो 4 ही घंटे पढ़ो, मैं नहीं कह रहा 5 घंटे पढ़ो, पर कंसिस्टेंसी से। एक दिन तुम 10 घंटे पढ़ लिए और एक दिन तुम समझ रहे हो हाँ उड़ी मार दी, तो कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चलना, मैं सच कह रहा हूं, इजीली डाइजेस्ट भी कर पाओगे। जैसे आज मुझे खाना 3 दिन से नहीं मिला, मैंने उठा के ढेर सारा खाना खा लिया, क्या डाइजेस्ट कर पाऊंगा? मैं नहीं कर पाऊंगा यार, पेट दर्द कर जाएगा, मोशन कर दूंगा, निकाल दूंगा मैं, ठीक है। और 3 दिन फिर खाना नहीं मिला, मुझे भूखा रह गया मैं, तो मेरी आंतें तड़पेंगी फिर। तो सिंपल सी बात है यार, 2 रोटी चपाती पर डे मुझे मिलेगी तो प्रॉपर मैं उसको डाइजेस्ट कर पाऊंगा, ठीक है। प्रॉपर वो मेरे शरीर में लगेगा, मेरी बॉडी मेंटेन होगी, पर कंसिस्टेंसी मेंटेन करूंगा कि भैया मुझे 1 टाइम या 2 टाइम खाना है और रेगुलर खाना है, समझे। तो ये चीजें थोड़ी सी से ध्यान रखनी है आपको, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। कंसिस्टेंसी की पावर, फोकस की पावर बहुत तगड़ी पावर होती है। पता नहीं तुम समझ पाओगे या नहीं समझ पाओगे, मुझे नहीं पता, ठीक है। चलो ठीक है, और थोड़ा सा आडंबरों से बचो यार, चीजों पर फोकस करना सीखो, ठीक है। एक जेन्युइन चीजों पर, मैं पता है मुश्किल है क्योंकि युग का प्रभाव पड़ता है, कलयुग इतना तगड़ा है, ठीक है। जहां आडंबर होंगे, जहां ड्रामा होगा, वो चीज आपको सच लगेगी, और जहां रियलिटी होगी, समझ रहे हो, हाँ, वो कड़वा लगेगा आपको, ठीक है। युग का प्रभाव है, क्योंकि किसी के कहने से नहीं है, ये तो युग का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है, ये सच है, यही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं कंडक्टिंग जोन की बात कर रहा हूं तो कंडक्टिंग जोन के काम किस पर डिपेंड कर रहे हैं? थिक एपिथेलियल टिश्यू है, सीलिया भी है और म्यूकस भी है। तो थिक एपिथेलियल टिश्यू है तो डिफ्यूजन तो पॉसिबल ही नहीं ना, कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल टू रेस्पिरेटरी जोन। भाई सीलिया है तो क्लियर कंडक्टिंग एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, और म्यूकस है, ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर। और कंडक्टिंग जोन बहुत बड़ी है, जब हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर वाली एयर इस जोन से गुजरती है तो धीरे 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 इसका टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है, जिससे कि एंजाइमेटिकल एक्टिविटी पर इफेक्ट नहीं आता, समझे। रेस्पिरेटरी जोन, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ठीक है, यहां तक क्लियर है। कंडक्टिंग जोन की बात करता हूं, समझ में आ गया। रेस्पिरेटरी जोन, ये शीशे फालिन कार्टिलेज कहां तक होते हैं, समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट है बेटा? अगर बच्चा टीचर पे ही शक करना चालू कर देना, गया आउट, पहला तो वहीं आउट हो गया, ठीक है, पहले तो वहीं आउट हो गया। तुम्हें पता ही नहीं है लेवल क्या है। एक बच्चा लिख रहा है कि सर आप अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं कराते, वो पहले ही आउट हो चुका है, गारंटी मुझसे लिख लो, ठीक है, ठीक है, आउट हो चुका है, लिख लेना बेटा, आप आउट हो चुके हो, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। लेवल क्या होता है? लेवल होता है आपका नीट का एग्जाम। अगर आप नीट एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो तो आप लेवल वाले क्वेश्चन कर रहे हो। अगर आप नीट, और मैं नीट एग्जाम के क्वेश्चन करा रहा हूं, टॉपिक वाइज करा रहा हूं जिस पर होते हैं, समझ रहे हो, हाँ। तो मैं अपना लेवल जानता हूं, और जिस लेवल के क्वेश्चन कराता हूं बच्चा पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर के आता है, समझ में आ गया। एक बच्चा लिख रहा था इसलिए मैंने लिख दिया, ठीक है। तो वो पहले से आउट है, ठीक है, क्योंकि ये पहला नियम है। आप जिस टीचर, भाई एक तो टीचर होता है, एक गुरु होता है, मैं गुरु तो उसका हुई नहीं, कभी हो ही नहीं सकता, एक टीचर हूं सिंपल, और टीचर के बेस पर ही बोल रहा हूँ, गुरु तो खैर ऐसों को बनाता ही नहीं हूं मैं कभी, मतलब ऐसों को, मतलब उसका कनेक्शन ही नहीं है मेरा। टीचर के बेस पर बोल रहा हूं, अगर ये चीज आप अगर जानते होते तो आप यहां नहीं होते बेटा मेरे संग, समझ में आ गया, हाँ। आप यहां नहीं होते, मेरे संग पढ़ ही नहीं रहे होते, ठीक है। समझ में आया नहीं आया? वापस आ जाओ। तो कंडक्शन ऑफ, हाँ, बात रही क्वेश्चंस की, मैं जो कराऊंगा वो नीट के पैटर्न और नीट के हिसाब से कराऊंगा, ठीक है। मुझे वो जमाना चला गया जब मैं वो उस लेवल की चीजें कराता था, टीचरों की पसीने छूट जाते थे, ठीक है, हाँ। बच्चे तो क्या थे, जब समझ में आया कि एक्चुअल में मुझे एनसीईआरटी पर कमांड कराना है, मुझे एक्चुअल में वो चीज करानी है जो नीट में आनी है, ठीक है। चलो, पर मैं एक्चुअल में मैं फालतू की उधर उधर की बातें नहीं कर पाऊंगा, मैं सीधे यहीं पर ही आता हूँ, ठीक है। तभी तो एक क्लास में से सारे सेलेक्ट नहीं होते, समझ रहे हो, एक क्लास में तो कुछ ही सिलेक्ट होते हैं। वापस आ जाओ। कंडक्शन ऑफ एयर फ्रॉम एक्सटर्नल, ये सारे समझ में आ गए। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ एल्वुलाई बहुत सिंपल है, बस में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। एक तो 3 लेयर ध्यान रखनी है आपको, इनका थिकनेस ध्यान रखना है, लेस देन 1 mm, यानी 0.5 mm। ये एनसीईआरटी की लाइन है जो बहुत पूछी जाती है। वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर,
ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बहुत पतले होते हैं, थिन होते हैं, रेगुलर वॉल्ड होते हैं, वेस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। ये ओनली फॉर नॉलेज बताया था। 300 मिलियन, ठीक है, यूनिट्स होती है, और सरफेस एरिया इनका 80 टू 100 मीटर स्क्वायर होता है। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी मैंने करा दिया था। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस भाई किस किस पे डिपेंड करती है? सॉलिबिलिटी पे करती है, पार्शियल प्रेशर पर करती है, ठीक है, और किस पे करती है भाई? सॉलिबिलिटी, पार्शियल प्रेशर और थिकनेस। अगर थिकनेस बढ़ाओगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, थिकनेस कम करोगे रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। यानी थिकनेस के अलावा कंसेप्ट देखोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सॉलिबिलिटी भाई, CO2 का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है क्योंकि CO2 की सॉलिबिलिटी 20 से 25 टाइम ज्यादा होती है, ठीक है। थोरेसिक चैम्बर की मैं बात कर रहा हूं, वेंट्रल, डॉर्सल, लेटरल, लोअर। वेंट्रल साइड पर स्टर्नम होता है, डॉर्सल साइड पर वर्टिकल कॉलम, लेटरल साइड पर रिब्स और लोअर साइड पर डायफ्राम, ठीक है। समझ रहे हो? और फाइनली ये समझा ही दिया था मैंने भाई, डॉर्सल का मतलब होगा पीछे, डॉर्सल साइड पर वर्टिकल कॉलम होंगे, और वेंट्रल साइड पर स्टर्नम होगा, लेटरल साइड पर रिब्स होंगी, और नीचे लोअर साइड पर डायफ्राम होगा। यहां तक मैंने कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। समझे? देखो बेटा, दो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग हैं, वो सब्जेक्ट अलग है, ये सब्जेक्ट अलग है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, मैं चीजों को इतना इजी कर दिया है कि अब मैं किसी भी लेवल का क्वेश्चन कराऊं तो मैं वो लेवल लगेगा ही नहीं, ठीक है। किसी भी लेवल का क्वेश्चन करा दूं तो मैं वो लेवल लगेगा ही नहीं, क्योंकि थ्योरी हम लोग इतना इतना हलवा बना चुके हैं इसका, ठीक है। बायोमोलिक्यूल एक जमाने में बहुत बच्चों का सिर दर्द था, ठीक है। आज के ने बच्चों को बायोमोलिक्यूल लगता है कि है ही नहीं कुछ भी, सर ये तो बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये वाली बात। वापस आ जाओ। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कंसेप्चुअल है और इंपॉर्टेंट है, कंसेप्चुअल है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस ये ध्यान रखने ना, ठीक है। अब आ जाओ भाई, ब्रीदिंग है क्या? सिंपल कंसेप्ट है, बाहर की एयर का अंदर आना और अंदर की एयर का बाहर जाना, बाहर की एयर का अंदर आना और अंदर की एयर का बाहर जाना। भाई एयर क्यों आएगी बाहर से अंदर? एयर का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, समझ रहे हो? एयर का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। अगर बाहर की प्रेशर ज्यादा होगा, अंदर प्रेशर कम होगा, तो बाहर की एयर अंदर आएगी। अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा, बाहर का प्रेशर कम होगा, तो अंदर की एयर बाहर जाएगी। सिंपल सी बात है। तो एयर का मूवमेंट हमेशा प्रेशर पर डिपेंड करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो मैं चेंज ही नहीं कर सकता ना, समझे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो मैं चेंज ही नहीं कर सकता, समझे? हाँ, डोपा प्राइम बेटा इन्फिनिटी वालों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उनके घर तक पहुंचेगा। देखो, बायो तो साथ साथ जो उतना हम कहते जाए उतना करते जाओ, बायो अपने आप हो जाएगी, गारंटी है, ठीक है। बेटा मंथन 2.0 और 3.0 इन्फिनिटी एक ही चीज है, परेशान मत हो। इन्फिनिटी वालों को मिलेगा चाहे 2.0 है 3.0 है। चलो, वॉल्यूम बेटा फुल है मेरा इस समय ना। अब देखो, तो सिंपल सी बात है, जो अभी मैंने बताया कि ये आपका थोरेसिक चैम्बर है, आगे स्टर्नम है, पीछे वर्टिकल कॉलम है, लेटरल साइड पर रिब्स है, और नीचे डॉम शेप डायफ्राम होता है। ये तो आपको पता ही है, डॉम शेप डायफ्राम होगा नीचे, यहां पर नीचे डॉम शेप डायफ्राम है, ये एकदम डॉम शेप डायफ्राम है, एकदम एयर टाइट। ये एयर टाइट चैम्बर बन गया आपका। इस एयर टाइट चैम्बर के अंदर होते हैं आपके लंग्स, ठीक है। इस एयर टाइट चैम्बर के अंदर होते हैं आपके लंग्स, समझना मेरी बात। एक मिनट, ठीक है। अब आ जाओ, अब समझना, ये कई बच्चे समझ नहीं पाते तो उनको मैं एक बार बता दूं। डेस्कटॉप कहाँ गया? ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम लोग कि एक्चुअल में थोरेसिक चैम्बर का सिचुएशन पोजीशन क्या है। थोड़ा समझा तो दूं ही आपको।
अब ध्यान से देखना, इन रिब्स के बीच में क्या दिख रहे हैं, कुछ मसल्स दिख रहे हैं आपको। डायफ्राम को हम बोलते हैं डायफ्राम मसल्स या फ्रेनिंग मसल्स भी बोल सकते हो। और कॉस्टल्स के बीच में दिख रहे हैं ना, इट इज अ इंटरकोस्टल मसल्स। इट इज अ इंटरकोस्टल मसल्स। इनको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं इंटरकोस्टल मसल्स को। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। समझना, मैं दिखा देता हूं यहां पर। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और इसके अंदर होते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। के नीचे एक लेयर और होगी, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। मैं जो भी कराता हूं, चाहे बकवास कराता हूं, ठीक है, पर मेरे कराने से बच्चा पूरे मार्क्स लेकर के आता है, मैं इतना जानता हूं, ठीक है। चाहे मैं बकवास कराता हूं या क्या कराता हूं मुझे नहीं पता, पर मैं जितना कराता हूं वो पूरे मार्क्स लेकर के आता है, ठीक है। और मेरा ही सब्जेक्ट ऐसा है जो उसको एमबीबीएस के अंदर, समझ रहे हो ना, हाँ, चाहे वो एम्स से एमबीबीएस कर रहा हो, चाहे मौलाना आजाद से कर रहा हो, चाहे बीएचयू से कर रहा हो, मतलब वो कहता है कि सर मैं बेस्ट वहां पर परफॉर्मेंस देता हूं अपनी, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स और ये कंसेप्ट मेरे वहां भी काम आ रहे हैं और आगे भी काम आ रहे हैं, ये मुझे इतना पता है बस। और मैं क्या कराता हूं मुझे नहीं पता, ठीक है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। अगर मैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स की बात करता हूं बेटा, और यहां बात कर रहा हूं इंटरनल इंटरकोस्टल में, अब एक्चुअली क्या है कि लेयर्स होती हैं, थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, अगर समझ पाओ तो, ठीक है। अच्छा, वॉल्यूम आ गया, ठीक है, कोई नहीं, इसको मैं समझा दूंगा। देखो, एक्चुअल में ये आपका रिब केज है, पूरा का पूरा पिंजरा है, नीचे डायफ्राम है, और ये आपके अंदर लंग्स हैं। लंग्स क्या होते हैं ना, इसके अंदर होते हैं, आपके डायफ्राम के ठीक अंदर होते हैं। और इसके अंदर देखो, ध्यान से देखो, एक कैविटी होगी, एक कैविटी होगी, इस कैविटी के अंदर होता है आपका हार्ट। एक्चुअल में अंदर हार्ट होता है, बीच में गैप होता है, और चारों तरफ से लंग्स होते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में होते हैं। ये पिंजरा, ये रिब्स ऊपर और नीचे होते हैं इस तरीके से, रिब्स ऊपर और नीचे होते हैं इस तरीके से, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इससे वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है। ये तो अभी खैर वॉल्यूम खुल गया मुझसे, ठीक है, कोई नहीं, अभी वापस आता हूं, ठीक है। तो यहां बात कर रहा हूं मैं, इस पूरे पिंजरे के वॉल्यूम को बढ़ाना है और घटाना है। भाई एटमॉस्फेरिक एयर को तो मैं चेंज नहीं कर सकता ना, मैं एटमॉस्फेरिक एयर को चेंज नहीं कर सकता, बस मैं इस पिंजरे के वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूं। अगर मैं पिंजरे के वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो अंदर प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम को कम करूंगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। वही काम करने वाला हूं, उसमें दो टाइप के मसल्स पार्टिसिपेट करेंगे, एक डायफ्राम मसल्स और एक इंटरकोस्टल मसल्स। डायफ्राम मसल्स और एक इंटरकोस्टल मसल्स, क्लियर बिल्कुल, हाँ। अगर मैं इंटरकोस्टल मसल्स की बात करता हूं तो दो टाइप के हो गए, एक बाहर, जैसे एक लेयर तो बाहर है, ये वाली, ये लेयर बाहर है, इसके नीचे पीछे एक लेयर और बनी हुई है, वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है। इंटरकोस्टल, कोस्टल मतलब होता है रिब्स, रिब्स के बीच जो मसल्स मिलती हैं उनको इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, भाई एक्सटर्नल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स ऊपर उठेंगे, रिलैक्स करेंगे तो रिब्स नीचे आएंगे। मतलब मैं, अगर मैं लिख करके समझाऊं तो समझा देता हूं मैं, इनमें दोनों काम होते हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन भी होता है, इनमें रिलैक्सेशन भी होता है, समझना मेरी बात। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है, प्रेशर डिक्रीज होगा। रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। यानी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, हाँ, इंक्रीज थोरैसिक वॉल्यूम। हाँ, रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज थोरैसिक वॉल्यूम, ठीक है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे मैं दिखाऊं आपको, एक बकेट से दिखाता हूं,
समझने की कोशिश करना। जैसे मानो ये बकेट है, बकेट में ये रिप्स हैं आपके रिप्स। अगर रिप्स को मैं ऊपर उठाऊंगा, रिप्स को ऊपर उठा रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है? अगर मैं रिप्स को ऊपर उठा रहा हूं तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, रिप्स को नीचे लेकर के आ रहा हूं वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। समझ रहा है मेरी बात? रिप्स को अप करने पर वॉल्यूम बढ़ता है, रिप्स को डाउन करने पर वॉल्यूम कम होता है। देखो तुम देखो, ये नीचे लेके आ रहा हूं वॉल्यूम कम हो रहा है, ऊपर लेके जा रहा हूं वॉल्यूम बढ़ रहा है। समझना मेरी बात? तो यहां कुछ ऐसा ही होने वाला है कि अगर मैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता हूं तो रिप्स ऊपर की साइड जाती है, रिलैक्स कराता हूं तो रिप्स नीचे की साइड आती हैं। ठीक है, समझना। तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम घटेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो आप समझ गए हो कि एयर बाहर कहां आएगी, अंदर आएगी, तो इंस्पायरेशन होगा, इंस्पायरेशन। आप एयर अंदर लोगे। हाँ, वॉल्यूम कम होगा तो एक्सपायरेशन होगा। सिंपल सी बात है। तो हमेशा जो नॉर्मल ब्रीदिंग करते हो ना, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में यही मसल्स काम आते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल, नॉर्मल ब्रीथिंग। जब भी आप नॉर्मल ब्रीथिंग करोगे तो यही मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं, इनको बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। नॉर्मल ब्रीथिंग में यही आपकी काम कर रही है, यही ब्रीथिंग करा रही है। पर जब आप दौड़ लगाते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग हाई होता है, जब फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हो, तब रोल होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, फोर्सफुल ब्रीथिंग के अंदर। फोर्सफुल ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है बेटा, ये मसल्स पार्टिसिपेट करती हैं। अब इनमें उल्टा होगा भाई, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे मानो रिब्स का नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, रिब्स ऊपर जाएंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा। रिलैक्स करेंगे, रिब्स नीचे आएंगे। फिर रिब्स ऊपर जाएंगे, रिब्स नीचे आएंगे। अब मैं बात कर रहा हूं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रिब्स नीचे आएंगे, नीचे आने पर वॉल्यूम कम होगा, यानी इनके कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम कम होगा, रिलैक्स करने से वॉल्यूम बढ़ेगा। इनके कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम कम होगा, रिलैक्स करने से वॉल्यूम बढ़ेगा। इनके कॉन्ट्रैक्शन से वॉल्यूम कम होगा, रिलैक्स करने से वॉल्यूम बढ़ेगा। उल्टा होगा, इस बार उल्टा होगा। अगर मैं इनकी बात करता हूं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स की, तो मामला चेंज हो जाएगा। इनके कॉन्ट्रैक्ट करने पर डिक्रीज होगा थोरैसिक वॉल्यूम। हाँ, अगर रिलैक्स करेंगे तो इंक्रीज होगा थोरैसिक वॉल्यूम। ठीक है, तो इनके कॉन्ट्रैक्ट करने पर थोरैसिक वॉल्यूम घटेगा, इनके रिलैक्स करने पर थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ में आया नहीं आया? एक्टिव पैसिव में आगे बताऊंगा, अभी एक्टिव पैसिव पे मत जाओ, अभी बेसिक स्टेप बाय स्टेप चलो। अभी तो बेसिक मैंने मसल्स के बारे में बताया है। ठीक है, अभी एक्टिव पैसिव और मैकेनिज्म में आगे लेके चल रहा हूं, अभी तो एक एक स्टेप लेके चल रहा हूं। ठीक है, यानी ये समझ में आ गया कि डायफ्राम मसल्स और इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की वजह से वॉल्यूम बढ़ता घटता है, जिसकी वजह से आप एयर ले पा रहे हो, निकाल पा रहे हो। पहला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी कंसेप्ट की बात कर रहा हूं, ओनली कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट को समझाने के लिए अब मुझे एक्सिस समझाने पड़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने एक्सिस की भी बात की है। जैसे एनसीईआरटी कहना चाह रही है, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लेके चल रहा हूं। देखो, एक बुक आती है CSIR नेट जेई की, ठीक है,
ये इसके क्वेश्चन तुम तो क्या, ठीक है, तुम्हारे जो भाई बंधु होंगे ना, जो एमबीबीएस कर रहे होंगे, वो भी नहीं ला पाएंगे। बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं। इसके क्वेश्चन ही इतने अल्टीमेट है, मैं क्या बताऊं, ठीक है। पर इसके अंदर जो टॉपिक कवर होते हैं ना, वो कौन कौन से टॉपिक कवर होते हैं, ठीक है, मतलब इस टॉपिक जहां लॉजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। जैसे साइटोलॉजी है, सेल साइकिल, सेल साइकिल एल्बर्ट की इतनी मोटी बुक रखी है मेरे पास, इतनी मोटी बुक ही है सेल साइकिल की, समझ रहे हो ना। वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, जेनेटिक्स से बनते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से बनते हैं, हाँ, मॉर्फोलॉजी से बनते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ बायोटेक के अंदर बनते हैं, बायोमोलिक्यूल में अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इनमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन डिपेंड करता है टॉपिक क्या है, कहां से डेप्थ में हम चीजें लेके जा सकते हैं, किसमें, मतलब डेप्थ का मतलब समझ रहे हो ना, नहीं नहीं, यानी एनसीईआरटी से बियॉन्ड, यानी थोड़ा लॉजिकल कंसेप्चुअल थोड़ा सा चीजें बनती हैं। ह्यूमन फिजियो समझने की है, जैसे फिजिक्स की मैकेनिक्स है, ठीक है, कंसेप्चुअल है, समझने की है। ऐसे ह्यूमन फिजियो कंसेप्चुअल है, समझने की है। समझ में अगर आ गई तो तुम्हें कितना भी डेप्थ वाला क्वेश्चन दे दूंगा, तुम्हें वो इजी ही लगेगा, अगर समझ में आ गई। समझ में नहीं आई बेटा तो समझ रहे हो, हाँ, छोटे से छोटा क्वेश्चन भी तुम्हें टिपिकल लगेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। बुक का तो मेरे पास झक ही रहा है पूरा, मतलब कई लाख की तो मेरे पास बुक्स हैं, कई लाख की बुक्स हैं ये, ठीक है, कई लाख की बुक्स हैं बेटा, ठीक है। जो मैं तुमसे कहता रहता हूं ना, मैं अक्सर कर, सेम ये बुक्स आती है, एमसीक्यू की है, ठीक है। जितने भी वर्ड के, मतलब सॉरी, मतलब जो बहुत अच्छे राइटर्स हैं, वर्ड के राइटर समझ लो, उनकी बुक्स आती हैं, मतलब एक से लेनिंजर, नेल्सन कॉक्स, जो टॉप मोस्ट राइटर्स हैं, उनकी बुक का एक्सट्रैक्ट है ये। पाथफाइंडर वालों ने निकाला इसको भी, ठीक है, उन्होंने कलेक्शन लिया है, जेएनयू, आईएससी, गेट, आईसीएमआर, डीबीटी, सीएसआईआर, बहुत इतने खतरनाक बुक क्वेश्चंस हैं इस किताब के, मतलब बच्चों का नहीं है ये, बच्चों के लायक तुम्हारे, मतलब तुम्हारा अपना लेवल बहुत ऊपर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो समझने की कोशिश करना। यहां पर हम बात करेंगे बेटा स्टर्नम। मेरा काम है चीजों को सिंप्लीफाई करना, बहुत सिंप्लीफाई करना, तुम चीजों को कर पाओ अच्छी तरीके से। चलो खैर, इसी बात के बच्चे हैं। ठीक है। ये आपका स्टर्नम हो गया, मान लो स्टर्नम है, और यहां कनेक्टेड है ये रिप्स, ये आपकी रिप्स, ये आपकी रिप्स, मैं एक और दिखा देता हूँ रिप्स, मतलब बहुत सारी रिप्स होंगी, पर मैं कुछ मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। रिप्स, रिप्स को हम कॉस्टल बोलते हैं, कॉस्टल, कॉस्टल, ठीक है। और कॉस्टल के बीच में क्या होते हैं, मसल्स। कौन से मसल्स होंगे, ये इट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, मान लो जो ऊपर खींचेंगे, ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स रिप्स को नीचे खींचेंगे, समझ गए ना। ये ऊपर खींचने वाले हैं, ये नीचे खींचने वाले हैं, ठीक है, ये मसल्स होते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। अब समझना मेरी बात, अगर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, तो आप जानते हो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या कहती है, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो मसल्स स्लाइड, जैसे मानो ये डॉम शेप दिख रहा है मेरा हाथ, डॉम शेप, अगर इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या कर रहे हैं, मसल्स फ्लैट हो रहे हैं, डॉम शेप हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर क्या हो गया, फ्लैट नहीं हो गए। अगर डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्लैट हो जाएंगे, डायफ्राम के मसल्स रिलैक्स करेंगे तो डॉम शेप हो जाएंगे। गेट में भी बायोलॉजी होता, तुम जानते ही नहीं हो, ठीक है। हाँ, जब जब मैंने नीट पढ़ाना चालू किया था, तो उससे पहले मैं एमएससी के बच्चों को ही पढ़ाता था, जो गेट और नेट की तैयारी करते थे। यस, गेट में भी बायोलॉजी होता है, गेट का एग्जाम होता है बायो का, पता है, मतलब गेट का एग्जाम होता है बायोटेक्नोलॉजी से, जो गेट जो एमएससी करते हैं ना, वो गेट का एग्जाम देते हैं, उसमें सेम परसेंटाइल होती है, सेम सब कुछ वैसा ही होता है। हाँ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है, मतलब बहुत ऊपर लेवल का होता है। आईआईएससी का एग्जाम पता है, बेंगलोर के अंदर आईआईएससी का इतना खतरनाक इंस्टीट्यूट है, उसका एग्जाम तो मतलब अल्टीमेट लेवल का एग्जाम होता है। नीट, मतलब नीट का एग्जाम, उसके आगे मैं क्या बताऊं, तिनका मात्र है, तिनका मात्र, आप सोचो, मतलब कुछ है, नीट का सिलेबस कुछ है ही नहीं यार। तुम जो तैयारी कर रहे हो ना, वो कुछ है नहीं, नथिंग, एक एनसीईआरटी बेस्ड तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हें वही, तुम्हें समझ, मैं कभी कभी समझ नहीं पाता। आ,
कि एक्चुअल में तुम अभी जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना उसमें बच्चे ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, और थोड़ी सी अंदर धांधली हो रही है, तुम देख रहे हो धांधली का, तो समझ रहे हो ना, पेपर लीक होना, इंटरनल चीजें सेट हो जाना, इसकी वजह से चीजें टिपिकल हो गई हैं। नहीं तो नीट का एग्जाम बेटा, जो जितने भी इंडिया के और एग्जाम होते हैं ना, जो तुम आगे, तुम कई बच्चे क्या नीट छोड़ करके सर ये कर लूंगा वो कर लूंगा, उनको पता ही नहीं है उसके बारे में अभी, ठीक है, सबसे सिंपल एग्जाम नीट का एग्जाम है, ठीक है, बस बच्चे ज्यादा हैं क्योंकि तुम उसका सिलेबस डिफाइन है, और एग्जामों का सिलेबस डिफाइन नहीं है, समझ रहे हो, नीट का सिलेबस डिफाइन है कि भाई एनसीईआरटी से आएगा। अब मैं वही वही तो मैं समझ नहीं पा रहा कि पता नहीं बच्चे समझ नहीं पाते हैं चीजों को, चलो खैर ठीक है। तो जब डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डायफ्राम फ्लैट होगा रिलैक्स होगा? डायफ्राम फ्लैट होगा, डायफ्राम फ्लैट होगा, डायफ्राम फ्लैट हो गया, फ्लैट हो गया ना। अब बात कर रहा हूं भाई, समझना अभी डायफ्राम डोम शेप में, बस ये कंसेप्ट समझ लो फिर तो बहुत इजी हो जाएगा। ये क्या है? डायफ्राम, डायफ्राम अभी क्या है? रिलैक्स है। जब डायफ्राम रिलैक्स होता है तो शेप क्या होगी? डोम शेप। डोम शेप शेप होगी, समझ गए ना मेरी बात? हाँ, पर अब ये डायफ्राम क्या काम करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? ठीक है, रिलैक्स के बाद कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? तब शेप कैसी हो जाएगी इसकी? फ्लैटेंड। फ्लैटेंड हो जाएगी, फ्लैट हो गया। जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कैसा होगा? फ्लैट होगा। हाँ, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये देखो, ये वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा, पहला वॉल्यूम इतना था, वॉल्यूम ये बढ़ गया। जब डायफ्राम डॉम शेप से फ्लैट करेगा, फ्लैट करेगा तो ये वॉल्यूम बढ़ गया। ये अगर एंटीरियर पार्ट है तो नीचे क्या होगा? पोस्टीरियर नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं तुमसे कहूं कि डायफ्राम के मसल्स क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो डायफ्राम फ्लैट हो रहा है, तो किस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है? तो आप बोलोगे सर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में हमेशा वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है जब डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम, इंक्रीज thoracic volume in anterior posterior axis। यानी जब भी डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे हमेशा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा। समझ गए ना मेरी बात? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट करने पर डायफ्राम फ्लैटेंड हो जाता है, रिलैक्स करने पर डॉम शेप रहता है, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स, अगर मैं इंटरकोस्टल मसल्स की बात करूं बेटा, ठीक है, तो जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो रिप्स कहां जाएंगे? रिप्स ऊपर जाएंगे भाई, रिप्स ऊपर, ये उठ गए रिप्स, ये रिप्स ऊपर चले गए, रिप्स ऊपर उठ गए, ये रिप्स ऊपर उठ गए, ये रिप्स ऊपर उठ गए, ऊपर उठ गए, ऊपर उठ गए, रिप्स उठ गए। रिप्स के साथ साथ स्टर्नम भी उठेगा, स्टर्नम भी ऊपर लिफ्ट अप हो जाएगा, यस, स्टर्नम भी लिफ्ट अप हो जाएगा। आप हाथ रखो स्टर्नम के ऊपर ऐसे, अदर, यानी स्टर्नम ऊपर लिफ्ट अप हो रहा है जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कांटेक्ट करते हैं। तब क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ नहीं गया, टोटल वॉल्यूम देखो, ये पूरा वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ये वॉल्यूम यहां से यहां तक इंक्रीज हो गया। यानी जब भी रिप्स लिफ्ट अप होते हैं, जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा किस एक्सिस में? आप बोलोगे डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, मैंने एक एग्जांपल आपको बकेट का बताया भी था। ये मानो बकेट है, इसका ये हैंडल है भाई, यहां पीछे जुड़ा होगा, तो ये वाली एक्सिस कौन सी होगी? पीछे वाली डॉर्सल, आगे वाली कौन सी होगी? वेंट्रल। तो जब भी ये हैंडल अप एंड डाउन करेगा, यानी रिप्स अप एंड डाउन करेंगे, तो किस एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा? तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो रिप्स जुड़े ही होते हैं आगे स्टर्नम से और पीछे वर्टिकल कॉलम से, डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस से जुड़े होते हैं। तो जब भी ये वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, डिक्रीज होगा, ये क्या हो रहा है? इंक्रीज
thoracic volume in and dorsoventral axis, dorsoventral axis, increase thoracic volume in dorsoventral axis. क्लियर है बिल्कुल? हाँ, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। क्लियर है बिल्कुल? तो इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस कब? ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा। हाँ, जब डायफ्राम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा। अब मुझे बताओ, और यहां क्या हो रहा है? लिफ्ट अप हो रहा है। लिफ्ट अप, क्या क्या लिफ्ट अप हो रहा है? एनसीईआरटी की लाइन, लिफ्ट अप रिब्स एंड स्टर्नम। अब मुझे बताओ, रिब्स और स्टर्नम का लिफ्ट अप हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? अब मुझे कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ। हाँ, हाँ, इंटरनल इंटर करेंगे तब भी होगा, पर अभी तो मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं ना, क्योंकि इंटरनल की वजह से वॉल्यूम घटता है, तो वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो मैंने एक्सटर्नल लिखा है। एक्सटर्नल इंटरनल कोई भी हो, हमेशा एक्सिस एक ही रहेगी। ठीक है, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। बेटा इतना स्लो जो मैं लिखाता हूं ना, इतना स्लो कोई नहीं लिखाता होगा, मैं बहुत स्लो लिखाता हूं पर समझाता बहुत हूं। ठीक है, अब तुम्हें लिखना है अगर साथ में तो लिख सकते हो, पूरा पूरा टाइम तुम्हें देता हूं मैं। अभी आऊंगा इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन पर भी, रुक जाओ, अभी तो मैं कंसेप्ट समझा रहा हूं। ठीक है, पहले कंसेप्ट समझ लो, उसके बाद मैकेनिज्म पर आता हूं मैं। तान्या बेटा डाउट है तो बता। तान्या जो डाउट है पूछ फटाफट मुझसे। हाँ, एक बार फिर से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ डिफ्यूजन प्राइमरली डिपेंड ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन बताओ, उसके हिसाब से बताऊंगा ना मैं, उसमें क्या पूछना चाह रहे हैं। तान्या ऊपर भी तो इंक्रीज हुआ है ना सर? ऊपर हाँ हुआ तो है ना, ऊपर का मतलब देखो ऊपर नीचे नहीं होता, ये स्टर्नम ऊपर जा रहा है भाई, रिब ये पूरा चैम्बर है। जब ये चैम्बर ऐसे बढ़ेगा, चैम्बर इस तरीके से बढ़ रहा है, पूरा चैम्बर है ना भाई, ये ऐसे बढ़ा, ये चैम्बर ऐसे ऊपर उठ रहा है, ऐसे ऊपर ऐसे उठ रहा है ऐसे। भाई ये रिब से ऊपर जाएंगे ना तो स्टर्नम तो अपने आप ऊपर जाएगा, क्योंकि स्टर्नम तो ऊपर उठेगा ही। ठीक है, तो इसको हम भाई रिब्स किस किस एक्सिस से जुड़े हुए हैं? डॉर्सल वेंट्रल। तो जब भी वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा तो डॉर्सल वेंट्रल एक्सिस टर्म यूज करोगे, ऊपर नीचे नहीं। ऊपर नीचे के लिए तो वो डायफ्राम होगा, ऊपर नीचे डायफ्राम एंटीरियर पोस्टीरियर। रिब्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रिब्स जुड़े ही डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में होते हैं। समझे? रिब्स होते तो स्टर्नम तो उठता ही है ना ऊपर, लिफ्ट अप होगा स्टर्नम। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? बेटा कल बताया तो था, कंडक्टिंग जोन कहां तक होती है? कंडक्टिंग जोन टर्मिनल ब्रोनक्यूल तक होती है। रेस्पिरेटरी जोन स्टार्ट हो गया ना, तो रेस्पिरेटरी ब्रोनक्यूल से रेस्पिरेटरी जोन चालू हो जाती है। बेटा मंथन 2.2 इन्फिनिटी जिसने लिया है वो ऑटोमेटिकली 3.2 इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो चुका है, कुछ सोचना ही नहीं है जिसने इन्फिनिटी लिया होगा। अब आ जाओ, अब फिर से एक बार बताता हूं मैं। देखो,
ये होता है ऊपर एंटीरियर, नीचे होता है पोस्टीरियर। ऊपर होता है एंटीरियर, नीचे होता है पोस्टीरियर। ठीक है, तो अगर मैं डायफ्राम की बात करता हूं, डायफ्राम कॉन्टेक्ट रिलैक्स किस एक्सिस में हो रहा है? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। रिलैक्स, डॉम शेप, फ्लैट, डॉम शेप, फ्लैट, डॉम शेप, फ्लैट। किस एक्सिस में? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर। अब मैं बात कर रहा हूं रिब्स की, तो रिब्स किस एक्सिस में भाई? आगे जुड़े पीछे जुड़े? डॉर्सो वेंट्रल, डॉर्सो वेंट्रल। क्लियर है? वॉल्यूम बढ़ाना है तो कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कराने पड़ेंगे मुझे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। सिंपल। अब मैं इसको अप्लाई करूंगा किसके ऊपर? ब्रीदिंग के ऊपर। तो सबसे पहले बात करूंगा इंस्पायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन, एयर को अंदर लेना। ठीक है, जब भी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उसमें एनर्जी खर्च होती है, सिंपल सी बात है। तो एक्टिव प्रोसेस होगी, सोचने की बात ही नहीं है। एक्टिव पैसिव पे क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी बता रहा हूं मैं, ये एक्टिव प्रोसेस है। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हारे जितने भी कंसेप्ट हैं मैंने, मतलब गाइटन, एल्बर्ट, ठीक है, टॉटोरा, कार्प, इन मतलब टॉप टॉप बुक्स होती है ना, इन सब से निकाल निकाल के रखता हूँ। लेनिंजर बहुत यूज करता हूँ हर चीज के लिए। ह्यूमन फिजियो में टोटली गाइटन और टोटोरा से करा रहा हूँ मैं आपकी। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल मैंने पूरा यूज किया इसमें लेनिंजर के कंसेप्ट। पर सारे कंसेप्ट एनसीईआरटी में ही डाले हैं, मतलब एनसीईआरटी कराऊंगा पर कंसेप्ट इनके डालूंगा मैं। इससे और बेहतरीन नहीं हो सकता। और ध्यान रखना, दुनिया में कभी भी कोई भी परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, बस भगवान श्री कृष्ण, ठीक है, भगवान राम परफेक्ट नहीं थे, भगवान श्री कृष्ण परफेक्ट नहीं थे। तो लोग कमियां तो सभी में निकाल लेते हैं ना। ठीक है, पर मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट दूंगा। ठीक है, ये मैं मुझे पता है, और उसका नतीजा है, क्योंकि 18-19 साल हो गए करीब, इतने तो हो गए होंगे, हाँ ज्यादा ही हो गए होंगे। ठीक है, बच्चे, मतलब मैं बच्चों को अगर तुम सही बताऊं, बायो पढ़ाने से डरता था। मैं कहता तू भैया पहले फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर, क्योंकि बायो मैंने पढ़ाना चालू की कि ऐसा ना हो तेरा इंटरेस्ट बायो की तरफ बढ़ जाए। ठीक है, तो मैं ये डरता था, इसलिए तो मैं बच्चों को पूरी ताकत लगाता कि बायो तू मेरे ऊपर छोड़, तू फिजिक्स केमिस्ट्री मेहनत कर, तू फिजिक्स केमिस्ट्री मेहनत कर, बायो तू मेरे ऊपर छोड़, तू फिजिक्स केमिस्ट्री मेहनत कर। ठीक है, जो बच्चा इस चीज को समझ जाता था निकल जाता था, सिंपल सी बात है। चलो, एक्टिव का मतलब समझ में आ गया, जहां एनर्जी यूज होती है। पैसिव का मतलब जहां एनर्जी यूज नहीं होती। अब आ जाओ इंस्पायरेशन में होगा क्या। देखो, एक साथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, डायफ्राम के मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स। पर डायफ्राम के मसल्स इनवॉलेंट्री तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं, मतलब बिना सोचे समझे। हाँ, जो आप ब्रीदिंग करते हो ना, कॉन्शियस ब्रीदिंग, जैसे मैं कह रहा हूं कि बेटा गहरी सांस लो, तब तुम गहरी सांस लोगे। ले ली सर। अगर मैं नहीं कहूंगा तुम सांस की तरफ ध्यान दे रहे हो, नहीं दे रहे हो भाई, अपने आप सांस लिए जा रहे हो, निकाले जा रहे हो, लिए जा रहे हो, निकाले, बिना सोचे समझे। जो तुम अभी बिना सोचे समझे ब्रीदिंग कर रहे हो ना, इट इज अनकॉन्शियस ब्रीदिंग। सोच समझ के नहीं कर रहे, तब उसमें सिर्फ डायफ्राम के मसल्स ही यूज हो रहे हैं। ओनली डायफ्राम यूज हो रहा है, ओनली डायफ्राम। जब मैं कहता हूं गहरी सांस लो, तब एक्चुअल में डायफ्राम और एक्सटर्नल दोनों यूज हो रहे हैं, डायफ्राम और एक्सटर्नल दोनों यूज हो रहे हैं। ये मैकेनिज्म की बात आ रही है। ठीक है, पर इस लेवल पे नहीं पढ़ाया जाएगा आपको। आपको अभी जो पढ़ाया जाता है बेसिक लेवल पढ़ाया जाता है, 12th स्टैंडर्ड है अभी आपका। ठीक है, 11th 12th स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो मैं दोनों ही मसल्स यूज होते हैं तब क्या होता है वो समझाता हूं पहले मैं। ठीक है, तो सबसे पहले डायफ्राम के मसल्स को लेता हूं, क्योंकि मैक्सिमम ब्रीदिंग में वही पार्टिसिपेट करते हैं। 75% पार्टिसिपेशन ब्रीदिंग में डायफ्राम मसल्स का ही होता है। तभी तो कहते हैं कि सुबह सुबह अनुलोम विलोम किया करो, क्योंकि एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को तुम यूज ही नहीं करते हो, एब्डोमेनल मसल्स को तो कभी यूज ही नहीं करते हो, कपालभाति किया करो। जिस मसल्स को यूज नहीं करोगे तो उसके अंदर माइट्रोकॉन्ड्रिया की कमी हो जाएगी, और माइट्रोकॉन्ड्रिया की कमी होने की वजह से जरूरत पड़ने पर वो काम नहीं करेंगे उतना, परफॉर्मेंस, दौड़ना हो, भागना हो, ठीक है, इमरजेंसी हो। तभी कहा सुबह आधा घंटे 20 मिनट इन मसल्स को यूज कर लोगे तो ये एक्टिव रहेंगे। इनमें ब्लड का सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा, माइट्रोकॉन्ड्रिया मेंटेन रहेंगे, तो इमरजेंसी पड़ने पर आप तैयार हो। पर जो पड़े रहते हैं सिर्फ डायफ्राम मसल्स यूज करते रहते हैं, तो उनके ये मसल्स वीक हो जाते हैं। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर वो छूट जाते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं डायफ्राम मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स।
कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स। मैं एक तुम्हें एक सच बता रहा हूं, मैं सच, तुम शायद नहीं समझ पाओगे। मैंने 2 ब्रांड में पढ़ाया है, ठीक है। हाँ, मैंने कोटा में भी पढ़ाया है और मैंने दिल्ली आकाश में भी पढ़ाया है। ये जब तक ब्रांड में आप नहीं इन्वॉल्व होते हो तब आप सीख ही नहीं पाओगे। जब मैं आकाश में था तो आकाश के जो डायरेक्टर है वो चौधरी सर है, ठीक है। मीटिंग होती थी उनसे, काफी उस समय की बात है, ठीक है। वो मीटिंग में एक ही बात कहते थे, हम कहते थे कि सर डाउट का टाइम आपने 20 मिनट आधा घंटा रखा है, तो ये टाइम थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, ठीक है। मतलब टीचर्स की तरफ से आती थी क्वेरी। तो वो एक ही बात कहते थे, जो टीचर क्लास में मेहनत करेगा डाउट में उसके पास बच्चा नहीं आएगा। जो टीचर क्लास में कम मेहनत करेगा डाउट में उसके पास बच्चा ज्यादा आएगा। मेरे समझ में आ गई थी वो बात, ठीक है। बस इतनी बात उन्होंने बोली थी कि डाउट का टाइम एक्चुअल में जो टीचर क्लास में वाकई मेहनत कर रहा है तो डाउट उसके बच्चे को आएगा ही नहीं, ठीक है। तो कई साल में फिर यही आकाश में ही रहा, दिल्ली पढ़ाया, ठीक है। चीजें सीखा, उसके अकॉर्डिंग अपने को मैंने मोल्ड किया, क्योंकि मतलब उनको अच्छा मानता था, क्योंकि बहुत टैलेंटेड थे, न्यूमरोलॉजी का उनको बहुत अच्छा ज्ञान था और एक एम्पायर खड़ा किया था उन्होंने, ठीक है। और बहुत मतलब एज थी तो एक्सपीरियंस था उनको, तो चीजें सीखी मैंने उनसे बहुत सारी, ठीक है। मेरे दिमाग में वही चीजें चल रही थी। वो चीज मैंने अप्लाई की थी सीखकर में। सीखकर में फिर मेरा बाद में सीखकर में ज्वाइन किया था मैंने, गुरु कृपा। वहां एक्चुअल में माहौल गांव वाला था, तो वहां आकाश से गया था, वो चीजें मैंने अप्लाई की, ठीक है। वहां जैसे जैसे एनिमल किंगडम के लिए 3 महीने लगते थे उस समय टीचर को खत्म करने में, तो मैंने 10 दिन में खत्म किया। तो इंक्वायरी बढ़ गई थी, भाई चक्कर क्या है, ये ऐसा कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग की बात थी। तो जब देखा उन्होंने कि यार ये ऐसे भी हो सकता है, तो मैंने कहा सर ये आकाश से सीखा है मैंने, ठीक है, कि कम टाइम में बेस्ट कैसे देना है आपको, ठीक है। बच्चे को डाउट भी ना आए और बच्चे को सब चीजें कवर हो जाए, ठीक है। अगर आप ये कैसे पॉसिबल है, तो उस समय आकाश में एक ट्रेनिंग होती थी, उसमें सिखाया जाता था। मैं ट्रेनिंग में नहीं था, पर उस ट्रेनिंग के जो लोग होते थे, तो उनसे मैं पूछता क्या चल क्या रहा है भाई। उन्हें ये सिखाया जा रहा है जो मतलब आप क्लास में मुंह उठा के चले जाओगे, तो जहां टॉपिक को 20 मिनट लगने हैं वहां आप 1.5 घंटा खपा के आओगे। अगर आप तैयार होके जाओगे टॉपिक के लिए, तो एक्चुअल में वो टॉपिक जो 20 मिनट का है ना, 20 मिनट में कवर करके आओगे। वो वहां से सीख गया मैं, ठीक है। तो मैंने कहा यार अगर मैं पूरी प्रिपरेशन से जाता हूं, तैयारी से जाता हूं कि आज ये स्लैब का बच्चा है, ये क्लास ऐसी है, ये क्लास ऐसी है, तो इसको मैं ऐसे कराना है, तो पूरी तैयारी से एग्जैक्ट वो टॉपिक अगर मैं 20 मिनट सोच के जा रहा हूं तो 20 मिनट में बच्चे के बिल्कुल टिप्स पर करके आता था मैं। तो 2 जगह आप क्लास में मेहनत करने पड़ेगी आपको, और क्लास से पहले भी मेहनत करने पड़ेगी, तो एक्चुअली बच्चे की मेहनत बच जाएगी, ठीक है। अब एक क्या मुंह उठा के चला गया, ठीक है, दिमाग है तो ब्रेन ही ह्यूमन ब्रेन है ना, फिर धीरे धीरे करा रहा है वो, धीरे धीरे चीजें करा रहा है, तो उसको टाइम ज्यादा लग रहा है उसको, समझना मेरी बात। तो जहां एक्चुअल में 9-10 दिन लगने थे, वहां 3 महीने लग रहे थे। तो वहां गांव का कल्चर था, तो वो चीज मैंने मीटिंग की, बताई लोगों को यार ऐसे करना होगा, तो लोग मेरे दुश्मन तो बन गए, ठीक है, पर चीजें चेंज हो गई वहां पर बहुत सारी। ये मैं सीख चुका था। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोटा से पंचवर्षीय योजना बनती थी। कोटा में बूढ़ा बच्चा बहुत था, बूढ़ा का मतलब है बहुत पुराना बच्चा। तो कोटा में मेरी एंट्री हुई, मेरी पहली क्लास हुई, डायरेक्टर्स लेते थे वो क्लास में, मेरी एंट्री करा दी गई, मतलब जानबूझ के कराई गई थी, क्या थी मुझे नहीं पता। तो मेरी एंट्री करते ही सीटें पीटना, मतलब माहौल नेतागिरी वाला माहौल था, सीटें तोड़ देना, हमें नहीं चाहिए, इनको हटाओ, कौन नया सा बच्चा सा क्लास में एंटर करा दिया, ठीक है। तो शकल में इतनी मैच्योरिटी नहीं थी, ना मूछें थी, ना कुछ ऐसा मतलब खतरनाक सा चेहरा, ना हाइट हाइट थी नहीं, ठीक है। तो वो लोग बहुत ठीक होते थे, तो ठीक है, मैंने कहा मैं चला जाऊंगा, अब इज्जत का सवाल है भाई, क्लास में एंटर तो कर गया हूं मैं, तो मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दो। 2 दिन के अंदर अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कैपेबल हूं, तो मैं क्लास छोड़ के नहीं, मैं कोटा छोड़ के चला जाऊंगा, ठीक है। तो बस इतना मैंने रिक्वेस्ट की थी। तो कुछ नेता वाले बच्चे थे, तो उनको मैंने थोड़ा प्यार से समझाया कि यार एक एक समझ ले तू, डेमो है या कुछ भी समझ ले तू, बस इतनी रिक्वेस्ट है, उसके बाद तू जो टीचर कहेगा, जो डायरेक्टर पढ़ा रहे थे वही पढ़ाएंगे, ठीक है, गारंटी मैं ले रहा हूँ, और मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो बिलीव नहीं करोगे, बस वो एक एक ही क्लास थी, 2 दिन 2 क्लास भी छोड़ो, एक ही क्लास, एक क्लास के बाद बच्चे समझ गए थे कि हाँ क्या है, ठीक है। पर वहां का ट्रेंड अलग था, ये मेरे बाद में समझ में आया। वहां टीचर क्या करता था, जो नॉर्मल टीचर होते थे, पढ़ाते थे और पढ़ा करके कुछ ऐसा करते थे कि बच्चे को डाउट रह जाता था, और जब वो क्लास से बाहर निकलते थे ना, तो क्लास की पूरी भीड़ उनके पीछे पीछे निकलती थी, पूरी भीड़ पीछे पीछे आ रही है, वो फिर छोड़ के कॉरिडोर में जाएगा, डाउट रूम में जाएगा, भीड़ पीछे पीछे आ रही है। ये माहौल बनाया जाता था वहां पर, ठीक है।
फिर जो डाउट में बड़े बड़े टीचर बैठे होते, यार क्या टीचर का हो रहा है भाई, भीड़ इसके पीछे घूम रही है, नहीं है क्या? तो मैं एक्चुअल में मैं उस सिस्टम से आया था जिस सिस्टम में ये अपोजिट था। उस सिस्टम में अगर भीड़ लेके मैं बाहर आ गया ना, रस्टिकेट बाहर, तुम क्लास में क्या करके आए हो भाई? अगर भीड़ क्लास से बाहर आ रही है तो क्लास में तुम क्या करके आए हो? इसका कचरा करके आए हो तुम। पर वहां उल्टा था, वहां वो टीचर हीरो था जो मैं, तुमने कभी एक्चुअली तुम ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तुमने ऑफलाइन का ड्रामा नहीं देखा, ठीक है, मतलब रियलिटी है, तो वहां का कंसेप्ट अलग था, ठीक है। तो मतलब उस एटमॉस्फेयर में अपने को टॉप लेवल पर रख पाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। मतलब मैंने सिर्फ कंटेंट के बेस पर अपने को टॉप लेवल पर रखा था। ना मुझे पॉलिटिक्स आती थी, ठीक है, ना मैं नहीं कद काठी में एकदम हैवी दिखने वाला इंसान कि हाँ एकदम डोमिनेंट हो जाऊं मैं, ठीक है। तो हर तरफ से, ठीक है, मैं बिल्कुल बहुत डाउन था, बहुत कम बोलता था, पर कंटेंट के बेस पर मैंने अपने को नंबर 1 पर रखा वहां पर, ठीक है। मतलब मैं रियल बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने 3 सीखा मैंने, तब मेरे समझ में आया कि एक्चुअल में टीचिंग 2 टाइप की होती है। एक ये प्रूफ करने वाली कि भाई ठीक है, अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तू कचरा है, ठीक है। एक हर चीज को हलवा बना दो, इतना करा दो कि बच्चे को डाउट ही ना आए, ठीक है। हाँ, इसमें क्या है, आपकी वैल्यू खत्म होती है। भाई वैल्यू किसकी होती है? वैल्यू किसकी होती है? तुम जो थोड़ा हिंदू वाले बच्चे होंगे, क्योंकि मुस्लिम बच्चे शायद नहीं जानते होंगे, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। एक हिंदू धर्म में एक शनिदेव भगवान होते हैं। तुम देखना नॉर्मल मंदिरों में इतनी भीड़ नहीं होगी, जिस दिन सैटरडे होगा उधर भीड़ होगी, भयंकर वाली भीड़, ठीक है। कभी सोचा है, मैंने पूछा यार शनिदेव पे इतनी भीड़ क्यों होती है? तो ना, शनिदेव न्याय के देवता है। जब क्रोधित होते हैं ना, तो बर्बाद कर देते हैं लोगों की जिंदगी। तो मैंने, ये डर की वजह से भीड़ है क्या? जब छोटा था, हाँ डर की वजह से भीड़ है, ठीक है। जहां डर होता है ना, वहां लाइनें लगती हैं, वहां नतमस्तक नीचे नीचे होता है, और वहां समझ रहे हो ना, हाँ, तो वहां इंसान मुंह से कुछ बोल नहीं सकता। और जो बहुत सीधा देवी देवता है, जो आपके लिए कभी अहित सोचेगा ही नहीं, उसके लिए तुम केयरलेस हो जाते हो। मतलब केयरलेस का मतलब ये है, बस छोड़ दिया, चाहे वो कितना भी विशाल महान क्यों ना हो, पर उसके लिए तुम क्या हो जाओगे? बिल्कुल केयरलेस, ठीक है। ऐसे ही घर में माता पिता तुम्हारे साथ रहते हैं ना, तो तुम्हें उनकी वैल्यू नहीं होती है। मतलब मैं, बुरा मान जाओ जो भी है, ठीक है। पर बाहर वाला थोड़ा सा तुम्हें कुछ कर देना, तो तुम्हें लगता है भाई यही है सब कुछ, यही है, ठीक है। चाहे बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, तो मान ले तो यही जीवन है, यही सब कुछ है, इसके बिना तो हम मर जाएंगे, ठीक है। झूठ है, वो सच है, पर समझ में नहीं आता, ठीक है। चलो खैर, अब पता नहीं तुमसे आज ज्यादा बात कर ली मैंने। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स, डायफ्राम मसल जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो ये तो करेंगे ही हमेशा, ये हमेशा करेंगे तुम्हारी इच्छा के अनुसार। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, तो किस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा जरा बताओ? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स किस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा जरा बताओ? इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम, कल नहीं करूंगा कुछ भी बात है, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। कौन सी? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो ध्यान रखना, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। और नंबर 2 पर फिर कौन कॉन्ट्रैक्ट करेगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, समझना मेरी बात। जरा बताओ किस एक्सिस में? इंक्रीज thoracic वॉल्यूम इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। तो अब तो नहीं भूलोगे भाई, किसके कॉन्ट्रैक्ट पर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, किसके कॉन्ट्रैक्ट करने पर किस एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ता घटता है। अच्छा, दोनों ही एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ रहा है, दोनों ही एक्सिस में वॉल्यूम बढ़ रहा है। इंक्रीज thoracic volume in both axis, तो इससे क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा? डिक्रीज। भाई वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा ना, डिक्रीज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर।
आप जानते हो आपके लंग्स के अंदर प्रेशर कम नहीं हो जाएगा भाई, वॉल्यूम दोनों एक्सिस में बढ़ गया तो प्रेशर कम हो गया, सिंपल सी बात है भाई। वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर घटेगा, सिंपल सी बात है। जैसे 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 मान लो ये है तो पिचकारी, ठीक है। अगर मैं इसको खींचूं, जैसे आगे बंद कर दूं, उसको खींचूं अंदर तेजी से ऐसे बंद करके, अंदर वैक्यूम जनरेट हो जाएगा, इस पूरे के अंदर वैक्यूम, पूरा वैक्यूम बन गया अंदर। वैक्यूम बनने का मतलब प्रेशर कम हो गया ना, जैसे हाथ हटाऊंगा तेजी से एयर अंदर जाएगी। क्यों? क्योंकि अंदर प्रेशर कम है, सिंपल सी बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम को कम कर रहा हूं, तेजी से वॉल्यूम को कम कर रहा हूं, वॉल्यूम कम कर दिया तो प्रेशर अंदर बढ़ा, बढ़ने से एयर कहां गई, बाहर। ठीक है, समझ में आया भाई? एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा था फिर भी एयर कहां गई, बाहर। अब मैंने इसको पीछे खींचा, अंदर वैक्यूम बन गया, आगे से बंद है, आगे से बंद है। जैसे हाथ हटाऊंगा तेजी से एयर अंदर चली गई, क्योंकि एयर कहां से कहां जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, सिंपल सी बात है। अब वॉल्यूम कम करूंगा, प्रेशर बढ़ेगा, एयर बाहर। तो सिंपल सी बात है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर घटने से भाई सिंपल सी बात है, वॉल्यूम बढ़ा, इंक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम इन बोथ एक्सिस, डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, प्रेशर घट जाएगा। और प्रेशर घटने से क्या होता है जरा बताओ, प्रेशर घटने से क्या होगा भाई, एयर का मूवमेंट होगा। एंटर एयर फ्रॉम enter air in lungs from atmosphere। भाई एंटर एयर इन लंग्स, लंग्स में एयर एंटर कर जाएगी एटमॉस्फेयर से, सिंपल सी बात है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ये सीक्वेंस स्टार्ट समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देखना डायग्राम, अगर मैं डायग्राम की बात करता हूं तो यहां पर क्या हो रहा है भाई, रिप्स ऊपर उठ रहे हैं, डायफ्राम नीचे जा रहा है। तो डायफ्राम नीचे जाने का मतलब ये वॉल्यूम बढ़ गया, रिप्स उठने का मतलब वॉल्यूम ये भी बढ़ गया। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा भाई, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। बाहर की एयर अंदर। अब मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया, ये एयर क्या हो रही है, अंदर आ रही है, क्योंकि एयर का मूवमेंट हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है ऑलवेज। अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है, कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ। मैंने क्या कर दिया, एयर इन लंग्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, सही तो लिखा है, एंटर एयर इन लंग्स, लंग्स में एयर एंटर करेगी एटमॉस्फेयर से। देखो पहले पहले कुछ नहीं होता, पहले अगर पूछेगा तो आप डायफ्राम बोलोगे, वैसे पूछेगा नहीं, कंसेप्चुअल ये बात है नहीं, ठीक है। पहले फिर भी पूछेगा तो डायफ्राम हमेशा पहले बोलोगे, क्योंकि वो हमेशा काम कर रहा है, इंटरकोस्टल मसल्स तो बाद में काम करते हैं। प्रिंस खुश रहे बेटा, बस तुम बात मानो अच्छे से और सिलेक्शन दो, और कुछ नहीं चाहिए। इतना अच्छे से अगर मैं पढ़ लेता तो शायद मैं अब्रॉड नहीं जाता। तू कहाँ सेल कर रहा है, के वहीं से कर रहा है बाहर से क्या? चलो, जिसको क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन टाइप करते हैं, बता दूंगा। अब क्या करना है, मुझे रिलैक्स करना है ना, रिलैक्स करूंगा तो भाई उल्टा करना है भाई, एक्सपायरेशन का मतलब है अंदर की एयर को बाहर निकालना है, तो उल्टा कर दो सारा भाई, कॉन्टेक्ट के रिलैक्स कर दो, इसको रिलैक्स कर दो, ठीक है, थोड़ा सा वॉल्यूम घट जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, एयर अंदर से बाहर निकल जाएगी, अपोजिट रिवर्स कर देता हूं मैं, इसको एक्सपायरेशन बोलेंगे। तो एक्सपायरेशन कैसी प्रोसेस हो जाएगी, पैसिव, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, पैसिव प्रोसेस है, पैसिव है, रिवर्स कर रहा हूं, ओनली रिवर्स, जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कराया था उसको रिलैक्स करा रहा हूं, रिलैक्स, रिलैक्स, किसका रिलैक्स कर रहे हैं हम, ठीक है, डायफ्राम मसल्स, डायफ्राम मसल्स,
प्लस, और क्या करा रहा हूं, रिलैक्स किसको, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। दोनों को रिलैक्स कराने से क्या हुआ, डिक्रीज thoracic वॉल्यूम इन बोथ एक्सिस। दोनों एक्सिस में वॉल्यूम अगेन डिक्रीज हो गया। वॉल्यूम डिक्रीज होने से क्या होगा, इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर बढ़ने से कहां होगा, एयर का फ्लो। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर होता है। ठीक है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब लंग्स में हाई प्रेशर हो गया, लंग्स टू एटमॉस्फेयर। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपायरेशन। अब मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया, बस कुछ ही नहीं किया, रिवर्स कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को रिलैक्स करा दिया, इंक्रीज को डिक्रीज कर दिया, और जो डिक्रीज रहा था उसको इंक्रीज कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में एयर फ्लो कर गई। यहां भी देखो ध्यान से, रिवर्स ही तो किया है मैंने भाई, ये नीचे ऊपर जा रहे थे अब नीचे जा रहे हैं, ये नीचे आ रहा था ऊपर जा रहा है। ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर इंक्रीज नहीं हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो एयर कहां जाएगी, बाहर, एयर बाहर जाएगी। एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन डायग्राम को भी पहचान में आना चाहिए आपका। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। अब मतलब फोर्स एक्सपायरेशन, फोर्स का मतलब है जब आप कपालभाति करते हो, जब आप कपालभाति करते हो तो आप फोर्स एक्सपायरेशन करते हो, पूरे दम लगा करके। भाई फोर्स एक्सपायरेशन में क्या होता है, समझो मेरी बात, डायग्राम समझना भाई। आप इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्टेक्ट कराओगे इस बार, तो थोरेसिक वॉल्यूम पहले से कम होगा, किस एक्सिस के अंदर, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में, पर डायफ्राम तो रिलैक्स है ना, अब इसको तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा सकते, और तो क्या करना होगा आपको, एबडोमिनल मसल्स, जैसे कपालभाति करते हैं ना, एबडोमिनल मसल्स को फोर्स देना होगा अंदर, एबडोमिनल मसल्स को। जब एबडोमिनल मसल्स को फोर्स दोगे तो झटका लगेगा डायफ्राम के ऊपर, और डायफ्राम ऊपर चला जाएगा, वॉल्यूम और कम होगा। तो यानी यहां पर हम यूज कर रहे हैं एबडोमिनल मसल्स कपालभाति की तरह, और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, इनको कॉन्ट्रैक्ट कराएंगे, तो ये तो एक्टिव प्रोसेस होगी, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, एक्टिव है। ठीक है, फोर्स एक्सपायरेशन एक्टिव है। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक तो एक्सटर्नल एडिशनल मसल्स हैं, पुरानी वाली मसल्स नहीं है, ध्यान रखना, यहां पर एडिशनल मसल्स हैं। इंटरनल इंटर कोस्टल मसल्स, आई कोस्टल मसल्स प्लस एडिशनल मसल्स। एडिशनल मसल्स कौन से एडिशनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स। इन दोनों में क्या करने वाले हो आप, कॉन्ट्रैक्शन। जब दोनों में ही कॉन्ट्रैक्शन कराओगे तो सेम कॉमन चीज, डिक्रीज थोरेसिक वॉल्यूम, थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा, एंड इंक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा, फोर्स्ड
एक्सपायरेशन, और एयर तेजी से बाहर निकलेगी। अब मुझे बताओ, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई भी डाउट? यहां तक कोई डाउट? कोई भी डाउट? इंटरन्यू का इंट्रा पल्मोनरी होना चाहिए ना, लंग्स के अंदर बीच में। एब्डोमिनल मसल्स कैसे? अरे तूने कपालभाति नहीं की कभी? कपालभाति की है ना, पेट के मसल्स को दबाओ। जब दौड़ते हो ना क्या करते हो? या कपालभाति करके देखो, अभी तेजी से एयर बाहर निकालो, बाबा रामदेव को देखो। अरे कपालभाति में ये एब्डोमिनल मसल्स को दबाओगे ना आप, ये वाले मसल्स, ये दबाओ इनको, इनको दबाओ। जब इनको फोर्सफुली दबाओगे तो डायफ्राम ऊपर उछलेगा, वॉल्यूम कम होगा, एयर तेजी से बाहर निकलेगी, फोर्सफुल एक्सपायरेशन होगा। अब कोई डाउट? चलो, ये कंप्लीट होता है यहां पर आपका। अच्छा, टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, और थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है, पर कंसेप्ट के लिए जब तुम लोग पूछते रहते हो, कंफ्यूज रहते हो, टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग में दो ब्रीदिंग होती है, एक कॉन्शियस ब्रीदिंग और एक अनकॉन्शियस ब्रीदिंग। या ऐसे कह सकते हो बायोलॉजी की लैंग्वेज में, डायफ्राम ब्रीदिंग और थोरेसिक ब्रीदिंग। हाँ, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, सॉरी, एब्डोमिनल ब्रीथिंग और थोरेसिक ब्रीदिंग, यस। एब्डोमिनल ब्रीदिंग की बात करता हूं ना, तो ये टोटली इनवॉलेंट्री होती है, मतलब बिना सोचे समझे आप कर रहे हो, ठीक है। अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस ब्रीथिंग, हाँ, ये थोरेसिक ब्रीथिंग थोड़ा सोच समझ के आप करते हो। कॉन्शियस ब्रीथिंग, जो अनकॉन्शियस ब्रीदिंग होती है, टोटल ब्रीदिंग का 75% अकेला यही है जो आप बिना सोचे समझे ब्रीदिंग कर रहे हो। ये बहुत कम करते हो आप सोच समझ करके ब्रीदिंग, 25% टोटल ब्रीदिंग का। इसको एक्चुअल में हम बोलते हैं डायफ्राम ब्रीदिंग। और इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल। थोरेसिक का मतलब हो गया इंटरकोस्टल, मतलब जब थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ता है घटता है तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं रिब्स, ये डायफ्राम अपने आप ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये पता होना चाहिए बस आपको, थोड़ा सा मैंने हिंट दे दी है कौन सी ब्रीदिंग कौन सी होती है। अब आ जाओ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी पर। इसको कराने से पहले पहले मैं क्वेश्चंस कराऊंगा कुछ, आपको एनसीईआरटी कराऊंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। तो पहले एनसीईआरटी आ जाओ। एक पार्ट था जो छूट गया था आपका एनसीईआरटी का, वो पहले मैं करा दूं, कल कल वाला पार्ट, ये एनसीईआरटी की लाइन रह गई थी कि लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर विच आर एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर। ध्यान रखना, लंग्स जिस चैम्बर में होते हैं वो एनाटोमिकली एयर टाइट चैम्बर है, ध्यान रखना। जो मैंने कल बता भी दिया था आपको भाई कैसे कैसे बन रहा है,
ठीक है, ये डॉर्सली किससे मिलकर बना होता है? डॉर्सली वर्टिकल कॉलम से। वेंट्रल साइड पर क्या होगा? स्टर्नम। लेटरल साइड पर क्या होंगे? रिब्स। और लोअर साइड पर क्या होगा? डोम शेप डायफ्राम। ये कल मैंने बता दिया था आपको। The anatomically setup of lungs in thorax is such that any change in volume of thoracic cavity will be reflect in the lungs cavity. अगर आप thoracic cavity में कुछ भी चेंज करोगे तो सीधी सी बात है लंग्स पर सीधा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि लंग्स इसी से चिपके हुए होते हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ाओगे तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, घटाओगे तो लंग्स का वॉल्यूम भी घटेगा। सच एन अरेंजमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रीदिंग। मतलब ये सिस्टम बहुत जरूरी है ब्रीदिंग के लिए। अगर ये सिस्टम ना हो ना तो हम डायरेक्टली अपने पल्मोनरी वॉल्यूम को चेंज ही नहीं कर सकते, यानी ब्रीदिंग पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, एज वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, ब्रीदिंग पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो शायद आप कर लोगे। ठीक है, वेंट्रल डॉर्सल क्या है? द लंग्स आर सिचुएटेड इन थोरेसिक चैम्बर विच आर एनाटॉमिकली एंड एयर टाइट चैम्बर। ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही मैं कराऊंगा। ठीक है, और पीवाईक्यू कराऊंगा मैं। तो ये पूछना चाह रहे हैं कि डॉर्सली किससे मिलकर बना होता है? डॉर्सल साइड पर क्या होगा? वर्टिकल कॉलम। ठीक है, वेंट्रली क्या होगा? वेंट्रली रिब्स तो नहीं होंगे, स्टर्नम। तो फोर्थ आ गया, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन राइट लंग्स? राइट लंग्स में क्या नहीं होता? राइट लंग्स में क्या नहीं होता? आप जानते हो क्या नहीं होता? ठीक है, अगर ये सारी बातें नहीं कराई होती तो ये क्वेश्चन तुम्हें बहुत टिपिकल लग रहा होता। ठीक है, अब सब चीजें करा दी है। थ्योरी में, थ्योरी पर मैं इतनी मेहनत कर लेता हूं कि तुम्हें मेरे क्वेश्चन तो छोड़ो, तुम्हें किसी के भी क्वेश्चन टिपिकल नहीं लगेंगे। तुम किसी भी कोचिंग के क्वेश्चन उठा लेना, कहीं के भी क्वेश्चन उठा लेना, तुम्हें सब बच्चे जैसे ही लगेंगे। ठीक है, कार्डिक नॉच राइट लंग्स में नहीं होती। ठीक है, फ्रैक्शन ऑन द लंग सरफेस इज रिड्यूस बाय। अब तुम्हें पता है ये क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। ठीक है, डबल लेयर प्लूरल विद प्लूरल फ्लूइड, ये फ्रैक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। हाउ मेनी लेयर एंड थिकनेस, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आर। भाई 3 लेयर होती है, थिकनेस लेस देन 1 mm होती है। ठीक है, तो 3 इसमें दे रखी है और थिकनेस लेस देन 1 mm भी दे रखी है, तो बी ऑप्शन लगा दोगे। इन मैमल्स द ट्रैकियल कार्टिलेज रिंग आर, ये तो खैर बता ही दोगे तुम, क्योंकि थ्योरी में मैंने इतनी मेहनत कर दी है, इतनी चीजें कर दी हैं थ्योरी के अंदर मैंने। ठीक है, फिर अब जरूरत कुछ बचती नहीं है। ठीक है, क्योंकि 2 तरीके की मेहनत होती है, एक क्लास की मेहनत थ्योरी के अंदर और एक क्वेश्चंस पे मेहनत। तो क्वेश्चन तो मैं तुम्हें करा रहा हूं, मैं नहीं तो मैं क्वेश्चन नहीं कराता था पहले। मैं कहता था तुम क्वेश्चन करके लाओ, तुम उठाओ, कहीं के भी क्वेश्चन उठाओ। एक जमाना था ऑफलाइन के अंदर, तो मैं चैलेंज करता था कि तुम किसी भी कोचिंग के किसी भी जगह क्वेश्चन सॉल्व करो, ना आए तो मेरे पास लेकर के आना, तुम कैसे नहीं आता। क्लास में इतनी मेहनत कर ली है ना मैंने, क्लास में इतना चीख लिया हूँ, चिल्ला लिया हूँ, कंसेप्चुअल चीजें कर दी है मैंने, फिर क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आ रही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तो मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, पीवाईक्यू भी लास्ट में कराऊंगा, एनसीईआरटी की लाइन लाइन करा रहा हूँ। अब इतना फिर बचता ही क्या है? फिर क्या, फिर तुम कहोगे टिपिकल लगे, टिपिकल क्या लगेगा? इनकम्प्लीट डॉर्सली और हाइलिन कार्टिलेज होती है, सी ऑप्शन आ जाएगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेज। भाई कौन कौन से स्टेज इन्वॉल्व है ब्रीदिंग के अंदर? इंस्पायरेशन, ये समझने का थोड़ा, और दूसरा एक्सपायरेशन। तो पहले मैं इंस्पायरेशन की बात करता हूं। अरे यार, हाँ, अब आ जाओ। इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमोस्फेरिक एयर ड्रॉ इन एंड एक्सपायरेशन बाय विच alveolar air is released out. The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient. जब तक तुम प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट नहीं करोगे लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में, एयर इन एंड आउट नहीं होगी। सिंपल सी बात है, एयर इन एंड आउट नहीं होगी। जैसे मैं प्रेशर ग्रेडियंट ही तो क्रिएट कर रहा हूं, अब मैं इस पिस्टन को पीछे खींच रहा हूं तो मैंने अंदर प्रेशर कम कर दिया, बाहर से प्रेशर ग्रेडियंट, पिस्टन को दबा रहा हूं तो अंदर प्रेशर बढ़ा दिया मैंने बाहर से। सिंपल सी बात है, तो प्रेशर ग्रेडियंट में चेंज कर पा रहा हूं तभी ब्रीदिंग पॉसिबल है। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ प्रेशर, भाई इंस्पायरेशन कब होगा? कब होगा? जब प्रेशर विद इन द लंग्स यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, लंग्स के अंदर का प्रेशर, इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा, बाहर की एयर अंदर आ जाएगी। देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स। नेगेटिव का मतलब है बाहर से कम हो गया, समझ रहे हो, बाहर से कम हो गया विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो बाहर की एयर अंदर आ जाएगी, वैक्यूम जनरेट कर दिया आपने। इसका उल्टा कर दो। Similarly, expiration take place when the intrapulmonary pressure is higher than that atmospheric pressure. अगर तुम अंदर के प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ा दो पिस्टन को दबा करके, एयर बाहर चली जाएगी, सिंपल सी बात है। द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स, भाई तो डायफ्राम हो गया, और स्पेशल सेट ऑफ मसल्स क्या है इसमें, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन रिब्स, तो इंटरकोस्टल बोल रहे हैं, इंटरकोस्टल, कोस्टल के बीच मिलने वाली, ठीक है। हेल्प इन, यही क्या करते हैं, यही जनरेट करते हैं इस प्रेशर ग्रेडियंट को, ठीक है। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय, इंस्पायरेशन कब होगा, जब आप डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, जब आप डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट कराओगे, करा दिया भाई, इससे क्या होगा, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, किस एक्सिस में, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, समझा दिया पूरा का पूरा मैंने। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिफ्ट अप, भाई इनके कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, लिफ्ट अप रिब्स एंड स्टर्नम, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, क्या चीज लिफ्ट अप होती है, स्टर्नम, causing an increase in volume of thoracic chamber in dorsoventral axis, और इसकी वजह से वॉल्यूम कहां बढ़ेगा, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस में बढ़ेगा। अब बताओ क्या चीज तुम्हारी बच रही है, डायग्राम क्लियर ही है तुम्हें। द ओवरऑल इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम, भाई ओवरऑल थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा, सिमिलरली इंक्रीज, भाई थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, थोरेसिक का मतलब इसमें जिसमें लंग्स है, पल्मोनरी मतलब लंग्स, जब थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ाओगे तो लंग्स चिपके हुए ना, तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा, तो थोरेसिक वॉल्यूम और पल्मोनरी वॉल्यूम साथ साथ बढ़ते हैं। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, जब पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, सिंपल सी बात है। जब पल्मोनरी वॉल्यूम तुम बढ़ाओगे तो डिक्रीज इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, कम हो जाएगा, ठीक है, टू लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, किससे कम हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ऐसा होते ही बाहर की एयर तेजी से अंदर आएगी, ठीक है। प्रेशर विच फोर्स द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इन द लंग्स, इसी को हम बोलते हैं इंस्पायरेशन। इसका उल्टा कर दो, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स, भाई दोनों को रिलैक्स करा रहा हूं मैं, रिलैक्सेशन डायफ्राम को भी करा रहा हूं मैं और इंटरकोस्टल मसल्स को भी करा रहा हूं मैं। रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम, भाई ऐसा होने से क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम रिड्यूस होगा, रिड्यूस द थोरेसिक वॉल्यूम देयर बाय द पल्मोनरी वॉल्यूम, भाई थोरेसिक वॉल्यूम कम होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम कम होगा। थोरेक्स का मतलब हो गया चैम्बर जिसमें अंदर लंग्स है, लंग्स का मतलब पल्मोनरी, दोनों कम होंगे, ठीक है। दिस लीड टू इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, इससे क्या होगा, प्रेशर एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर, इसको बोलते हैं एक्सपायरेशन। एक एक चीज क्लियर होगी आपकी, ये डायग्राम हो गया। वी हैव द एबिलिटी टू, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हमारे पास एबिलिटी है, इसके अलावा वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, हम अपने सांस लेने और निकालने की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, मानिए जब दौड़ लगाते हो, एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ सकती है सांस लेने और निकालने की किसकी हेल्प से, एडिशनल मसल्स, हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स। कौन से एडिशनल मसल्स हैं, एब्डोमिनल, कौन से एडिशनल मसल्स हैं, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल मसल्स, ये इज एडिशनल मसल्स, क्योंकि इंटरकोस्टल के अलावा हमारे पास एडिशनल कौन से आगे, एब्डोमिनल मसल्स। ऑन एन एवरेज एक हेल्दी ह्यूमन की रेट ऑफ ब्रीदिंग कितनी होती है, ये आप जानते हो, 12 से 16 बार 1 मिनट के अंदर ब्रीथ कर लेता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेट, भाई हम किससे मेजर करते हैं सारे वॉल्यूम को, स्पायरोमीटर से, जो मैं आगे पल्मोनरी वॉल्यूम में आपको कराने वाला हूं। अब मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है, चलो आज इतना ही कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन भी कराने हैं इसके।
ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन आपके सामने है। एयर मूव आउट ऑफ लंग्स व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज। अब आप मतलब आपको चीजें इजी लगेंगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इनमें बहुत कंसेप्ट है, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन के कंसेप्ट आते हैं बहुत तगड़े वाले। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में अच्छे कंसेप्ट आते हैं। जहां पर बायोकेमिस्ट्री आ जाएगी वहां कंसेप्ट बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो बायोकेमिस्ट्री सिर्फ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आती है। बायोटेक एक जमाने में बहुत टिपिकल थी, पर अब वो भी सिंपल ही हो गई है। एनिमल किंगडम यहाँ दोबारा कराऊंगा बेटा, मैं दोबारा से कराऊंगा पूरा एनिमल किंगडम, टेंशन मत करो। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल में कराऊंगा इवनिंग वाली शिफ्ट के अंदर, क्योंकि वहां हो चुका है। हाँ, एनिमल किंगडम प्रॉपर पूरा कराऊंगा। चलो ठीक है, अब समझ गए होगे भाई। एयर मूव आउट, आउट कब होगी? जब अंदर का प्रेशर, ठीक है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस, तब एयर आउट होगी। अब मतलब एनसीईआरटी पर कमांड होनी चाहिए मेन। जो मैं रिदम यहां लेके चल रहा हूं चैप्टर में, वही रिदम मेरी हर चैप्टर में रहेगी, सेम यही रिदम रहेगी हर चैप्टर में। ठीक है, एक्सपायरेशन अकर ड्यू टू, भाई एक्सपायरेशन कब होगा? ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, नो। अच्छा, एक्सपायरेशन, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, यस। जब रिलैक्स करेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, एक्सपायरेशन हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा ए। Which of the following muscles help to increase the volume of thoracic cavity? अब बताओ किसके कॉन्ट्रैक्ट होने पर थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा? किसके कॉन्ट्रैक्ट होने पर थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ेगा? जल्दी फटाफट बताओ भाई। डायफ्राम मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स, नहीं एब्डोमिनल घटेगा, नहीं होगा। डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनके कॉन्ट्रैक्ट करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा, ओनली दोनों, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट करने पर वॉल्यूम बढ़ेगा। इनकरेक्ट मैच, मैचिंग आर, जरा देखो इनकरेक्ट मैचिंग क्या होगी। बाय द कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम, अगर डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट करने पर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस होता है, डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस नहीं। बाय द कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम, वॉल्यूम ऑफ thoracic cavity increase in anterior posterior axis, बिल्कुल सही। By the contraction in external intercostal muscles, volume of thoracic cavity increase in anterior posterior axis, anterior नहीं होगा, हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पर dorsal ventral axis होगा। By the contraction in internal intercostal muscles, volume of thoracic cavity increase in anterior posterior axis, again गलत। By the contraction in external intercostal muscles, volume of thoracic cavity increase anterior posterior axis, dorsoventral axis. By the contraction in diaphragm, anterior posterior, ये गलत हो गया, anterior posterior ठीक है। By the contraction in, अच्छा इनकरेक्ट मैचिंग आर, इनकरेक्ट ढूंढनी है, ठीक है, तो ये भी इनकरेक्ट ही है। तो इनकरेक्ट तीन हो जाएगा ना, ए सी डी, ए सी डी फोर्थ हो जाएगा, फोर्थ। मैं करेक्ट दिख रहा था, इनकरेक्ट। Which respiratory associated muscles would contract if you, ठीक है, ब्लो अप अ बैलून? जरा बताओ, तुम अगर बैलून को फुला रहे हो, बैलून में हवा भर रहे हो, कौन से मसल्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? बैलून को भर रहे हो, इंटरनल इंटरकोस्टल एंड एब्डोमिनल मसल्स, बैलून को भर रहे हो। बैलून को भरने का मतलब फोर्सफुल एक्सपायरेशन, और फोर्सफुल एक्सपायरेशन करना है तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स, एब्सोल्युटली राइट, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। इंस्पायरेशन अकर व्हेन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज, कब होगा इंस्पायरेशन? एयर को अंदर लेना है, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा जरा बताओ। एयर को अंदर लेना है, बाहर ही निकालना, अंदर लेना है।
बी सेकंड, लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यस, अंदर का प्रेशर कम होगा तभी एयर अंदर आएगी, सेकंड ऑप्शन। What happens to the volume of pulmonary cavity when there is an increase in the volume of thoracic chamber? जरा बताओ। मैं जितने टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आ सकते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, हर टाइप के क्वेश्चंस मैं करा दे रहा हूं। What happens to the volume of pulmonary cavity, ठीक है, when there is an increase in volume of thoracic chamber? अब मैंने पहले ही समझा दिया है कि बेटा पल्मोनरी कैविटी और थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम एक साथ बढ़ते हैं और एक साथ घटते हैं, समझ रहे हो? अगर आप थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो सॉरी पल्मोनरी कैविटी के वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम भी इंक्रीज ही होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हर थ्योरी मैंने इतनी स्ट्रॉन्ग कर दी है कि अब तुम किसी भी लेवल क्वेश्चन हो तुम्हें हर लेवल क्वेश्चन हल्का ही लगेगा। हाँ, थ्योरी अगर मैं वीक रख दूंगा तो तुम वाह मजा आ गया सर, यार ये कॉन्सेप्ट तो आपने बताया नहीं था सर, मजा आ गया। ठीक है सर, ऐसा भी हो सकता है, वाह वाह सर मजा आ गया। ठीक है ठीक है, चलो ये तो सिंपल ही है, बता ही दोगे इसमें ए बी सी डी क्या है, तुम्हारे होमवर्क दे दिया है मैंने। चलो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी डायग्राम बेस्ड सिंपल क्वेश्चन है, होमवर्क में दे रहा हूं ये मैं। विच मसल्स हेल्प अस टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन? स्ट्रेंथ को बढ़ाने में एब्डोमिनल मसल्स, एब्डोमिनल मसल्स ध्यान रखना है। ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स, विच मसल्स हेल्प टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन? एब्डोमिनल याद रखो वैसे तो, पर बोथ भी दे रखा है 2 and 3 इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। हाँ ये भी ठीक है क्योंकि ये भी यूज होंगे फोर्सफुल एक्सपायरेशन में, तो फोर्थ लगा दो। ठीक है, अगर दोनों नहीं दे रखे होते एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन, ठीक है ठीक है, आप फोर्थ लगा दो उसके अंदर। चलो तो आज इतना ही रखता हूं मैं, ठीक है, हाँ इतना ही रखता हूं, और सिस्टमेटिक वे में रखूंगा, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखूंगा, टेंशन मत करना। ठीक है, बस जितना मैं कराता जाऊं उतना तुम अच्छे से करते जाओ, बस ये है। ठीक है, चीजें इजी रहे तो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, तुम्हें मजा आए, इजी रहे, तुम्हें आ, मतलब जूलॉजी में मेहनत नहीं करनी पड़े अलग से, जो मैं चाहता हूं। मेरा बस मोटिव ये रहता है कि मैं इस तरीके से तुम्हें पढ़ाऊं, इस तरीके क्वेश्चन करा दूं, इस तरीके से एनसीईआरटी करा दूं कि तुम बचा हुआ टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री पर दे पाओ। ठीक है, जिससे कि अगर वो जो मैं स्ट्रेटेजी यूज करता हूं वो सिलेक्शन वाली स्ट्रेटेजी है। ठीक है, कोटा वाली स्ट्रेटेजी क्या है कि बस मुझे भाड़ में, या तुम फिजिक्स में फेल हो पास हो, मेरे सब्जेक्ट में वाह 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 मजा मजा करो, तो वो है मतलब पर्सनल स्ट्रेटेजी। इसमें मैं तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट बन जाऊंगा बट तुम सेलेक्ट कभी नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये डिसाइड तुम्हें करना है कि मजा मजा चाहिए तो मैं थ्योरी पे थोड़ी मेहनत कम करके क्वेश्चन पे मेहनत ज्यादा कर दूंगा। तो तुम्हें हर दिन तुम्हें 4-5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे तो मजा आ जाएगा कि थ्योरी में वो चीज मैंने छोड़ी है, समझ रहे हो ना? हाँ, मतलब तुम्हें सोचने मजबूर करेंगे, सर ऐसा भी हो सकता है, वाह, तो वो चीजें हो जाएंगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, बट मैं थ्योरी में पूरी मेहनत कर लूंगा। उसके बाद क्वेश्चन मैं कराऊं या ना भी कराऊं क्वेश्चन ना, ठीक है, वो तो मैं कराऊंगा क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे का लेवल बहुत डाउन वाला बच्चा भी यहाँ पर है मेरे संग, तो उसको तो कराने पड़ेंगे मुझे। जो ऊपर वाले बच्चे हैं वो डोपा के क्वेश्चन करो ना, नीट एडवांस करो, तो हम फोड़ने हैं तो एक से एक बढ़िया क्वेश्चन मिलेंगे, तो मैं मजा आएगा। ठीक है, बाद वाले क्वेश्चन सारे मैं एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन यहाँ करा ही दूंगा मैं। तो क्वेश्चन तुम्हें 4 तरीके से मिल रहे हैं, एक मैं करा रहा हूँ, कराऊंगा मैं करीब खूब क्वेश्चन करा दूंगा, पूरी बायो को मिला करके 3,000 के आसपास क्वेश्चन मैं करा दूंगा। ठीक है, 3,000 के प्लस क्वेश्चन तुम्हें डीपीपी के मिल जाएंगे, 6,000 ये हो गए। ठीक है, लगभग इतने क्वेश्चन तुम्हें नीट एडवांस में मिल जाएंगे, जबकि ज्यादा मिल जाएंगे नीट एडवांस के अंदर। और डोपा में भी तुम्हें लगभग 2,000 के आसपास क्वेश्चन तुम्हें डोपा में मिल जाएंगे। तो यार इतने क्वेश्चन तुम कर लो यार, तो तुम नीट ईट क्या है, तुम सारे एग्जाम फोड़ सकते हो, समझे? तुम्हें तो सिर्फ क्या करना है, मेरी क्लास के बाद बस क्वेश्चन लगा लिया करो नीट एडवांस और डोपा के, बस। ठीक है, बहुत अच्छी बुक्स हैं, ठीक है, बहुत मेहनत की है उसके ऊपर, इसलिए। और फिजिक्स केमिस्ट्री पे काम करो जितना कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री पे प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितने हो रजिस्टर खरीद लो, ठीक है, ब्लैंक पेपर वाले, और फॉर्मूलेस को लेकर के, चीजों को लेकर के, थ्योरी को समराइज करके, फ्लो डायग्राम बना करके, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके, डीप मतलब जितने अच्छे क्वेश्चन लगा सकते हो क्वेश्चन लगाओ, जितने प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन की। ठीक है,
बायोमोलिक्यूलर क्लास लाइव होगी यहाँ पर तुम्हारे बैच में, ठीक है, पर नंबर ऑफ लेक्चर उसके 2 या 3 मिलेंगे हमें। 3 लेक्चर में पूरा बायोमोलिक्यूल कराऊंगा मैं जहां तक है। ऐसे ही हर टीचर को 3-3 लेक्चर मिलेंगे मुझे जो लग रहा है, ठीक है। फिजिक्स में 3 लेक्चर मिलेंगे जो चैप्टर हो गया है उसको, केमिस्ट्री में 3 लेक्चर मिलेंगे जो चैप्टर हुआ है अभी, ठीक है, क्योंकि एंड तो सबका सेम ही रखना है। तो एक चैप्टर का आ रहा था, वो 3-3 लेक्चर में हर टीचर कराएगा, ठीक है, और सेपरेट टाइम में कराएगा, इस टाइम में नहीं छेड़ेगा उसको। क्यों? क्योंकि ये तो टाइम एग्जैक्ट वैसे ही चल रहा है, वैसे चलेगा। हाँ, इवनिंग में होगा, एक दिन में एक टीचर कराएगा बस, ठीक है, एक दिन में एक ही टीचर कराएगा। तो तुम्हारा पार्ट मतलब एक तरीके से हो जाएगा, जिससे कि एंड डेट तुम्हारी सेम रहे। अभी तुम मेहनत कर भी लोगे, अक्टूबर नवंबर के बाद तुम्हारे प्रैक्टिस पर बहुत काम करना होगा, बहुत। पर अभी तो जितना हम कह रहे हैं उतना करते जाओ। पर नीट एडवांस और डोपा के क्वेश्चन जरूर लगा लेना, चारों सब्जेक्ट के। डोपा सिर्फ बायो का है, फिजिक्स केमिस्ट्री का डोपा नहीं है, ठीक है। ओके चलो बाय, मिलते हैं। ओके। एक बच्चा लिख रहा है, सर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप टीचिंग तो बहुत अल्टीमेट करते हो, पर आप और क्या, पर अब और क्या, क्या आपको एंड तक हमेशा टीचिंग ही करनी है? बिल्कुल नहीं करनी बेटा, ठीक है। मैं कुछ चीजें हैं जो अभी इस ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं बताऊंगा, और तुम्हें भी नहीं बतानी है। प्रिंस जो बच्चा है, ठीक है, तुझे भी नहीं बताना है। तुझे जो करना है ना वो तू अपने मन में रख। पर हाँ, जो भी मैं करूंगा वो यूथ को लेके करूंगा, वो हेल्थ को लेके करूंगा मैं, ठीक है, वो समस्याओं को लेकर करूंगा, ठीक है। पर जो करूंगा मैं अल्टीमेट करूंगा, बस वही मैं तुमसे कहता हूं। तुम अपना एक गोल बनाओ कि क्या करना है तुम्हें, ठीक है। बट हाँ, ऐसे मेरा भी गोल है, मैंने चीजें सोच रखी हैं, ठीक है। ओके चलो, तूने कहा था इसलिए मैंने बता दिया।